हेलो एवरीवन। ये पीटी 365 है पर्यावरण के लिए। इसमें अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक का कवर किया गया है और ये प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक है जैव विविधता, वन्य जीव और संरक्षण। वन्य जीव और संरक्षण, इसमें आईयूसीएन की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है ये 2025 में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई और 2045 की राह पर प्रकृति के लिए इसमें एकजुट हों, ऐसा इसमें बताया गया और 20 वर्षीय रणनीतिक विजन को भी इसमें अपनाया गया है। अबू धाबी कॉल टू एक्शन, इसमें 5 क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बताया गया है कि 5 क्षेत्रों में कार्य करना जरूरी है, जैसे प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना, बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रकृति और जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधनों को भी बढ़ाना है। इसमें जो नए सदस्य हैं, इसमें जो देश होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं और भी जो संस्थाएं होती हैं वो भी शामिल हो सकते हैं आईयूसीएन में। इसमें 100 से अधिक नए सदस्यों को शामिल किया गया है और इसमें जो नए 6 देश हैं वो भी शामिल हुए हैं। इसमें आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। ये पूछा जा सकता है देशों का कि 100 से अधिक इसमें नए सदस्य शामिल हुए हैं और इसमें 6 नए देश भी शामिल हुए हैं, जिसमें से आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए भी बोला गया है। इसमें पहली बार ये मुद्दा उठाया गया कि जीवाश्म ईंधन है उसको न्यायोचित तरीके से चरणबद्ध तरीके से उसको समाप्त किया जाए। वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में भी मान्यता दी गई है और इसमें जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को मान्यता दी गई और इसमें जो प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन उसका भी आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आईयूसीएन के बारे में, यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत इसका सदस्य देश है लेकिन पूरी तरीके से भारत सदस्य देश नहीं है। अगर पूर्णतः आता है कि पूरी तरीके से भारत इसका सदस्य देश है तो वो गलत हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति 1948 में हुई थी और वर्तमान में यह है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है आईयूसीएन और इसकी स्थापना जो की गई थी 1948 में की गई थी। सदस्यता की बात करें तो इसमें 1400 से अधिक सदस्य हैं, देश, एनजीओज और शोध संस्थान। भारत भी इसका सदस्य देश है। शासन व्यवस्था की बात करें तो आईयूसीएन जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है इसकी सदस्य सभा ये सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी बैठक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होती है और इसकी मेजबानी आईयूसीएन के किसी सदस्य देश द्वारा की जाती है और आईयूसीएन परिषद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के सत्रों के बीच ये मुख्य शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं संचालित करना होता है, इसका उद्देश्य है। और जो रेड लिस्ट होती है, रेड डाटा होता है, जो भी प्रजातियों को वन से रिलेटेड हो या जानवरों की प्रजातियां हो उनको इसके अंतर्गत ही कंजर्व किया जाता है। इसमें रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, जैसे संरक्षित क्षेत्रों पर आईयूसीएन रिपोर्ट, आईयूसीएन वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड जो भी एरियाज होते हैं उनके द्वारा जारी की जाती है। ये आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक भी जारी की जाती है। इसमें संबंधित सुर्खियां कौन कौन सी हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025 से 2030 तक। इसमें भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है। ये किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है भारत के द्वारा और ये जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए है। विजन क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर यह समन्वित और इसमें सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसमें दायरा क्या होगा? एक पंचवर्षीय ये पहल होगी जो परियोजना है और लगभग इसमें 11,000 प्रजातियों
7,000 तो इसमें वनस्पति प्रजातियों और 4,000 जीव जंतु प्रजातियों की जो विलुप्ति के जोखिम का आकलन करना है। और ये एक 5 वर्षीय पहल है जो भारत के द्वारा इसको प्रस्तुत किया है, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। इसमें 11,000 प्रजातियों को जो भी जोखिम का सामना कर रही हैं उनका आकलन किया जाएगा। इसका जो लक्ष्य होगा 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डाटा बुक प्रकाशित करना है 2030 तक वनस्पतियों और जीवों के लिए। नोडल एजेंसी इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। नोडल एजेंसी होगी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ये ZSI जो भारतीय प्राणी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और BSI के द्वारा IUCN भारत और सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल, इसमें सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल जो होता है इसमें IUCN के 6 तकनीकी आयोगों में से ये एक है। 6 आयोगों में से ये एक है और इसमें यह राष्ट्रीय उद्यानों और जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनके प्रबंधन, नीति और योजना पर तकनीकी सलाह देता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की बात करें तो जैसे जैव विविधता अभिसमय CBD है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप भी लाना है। सुर्खियों में रहे IUCN के प्रमुख उपकरण। यहाँ पर IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की ये लाल सूची है जो रेड लिस्ट है। इसे 1964 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। IUCN की जो रेड लिस्ट है इसको, और इसमें 9 श्रेणियों में वर्गीकृत है। जो भी प्रजातियां हैं 9 श्रेणियों में वर्गीकृत है। इसे प्रति वर्ष में कम से कम 2 बार अद्यतन अपडेट किया जाता है। ये कम से कम 2 बार, एक वर्ष में कम से कम 2 बार, ज़्यादा कितनी भी बार किया जा सकता है। हाल ही में IUCN जो रेड लिस्ट है इसको अद्यतन किया गया। वैश्विक आर्कटिक सील की जो 3 प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के करीब पहुंच गई हैं। आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां। इसमें हरा समुद्री कछुआ एक की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन प्रजाति वो होती है जैसे कि ये एक क्षेत्र है, इसमें जीव या पौधे होते हैं जो अपने जो भी पारिस्थितिकी संतुलन है यहाँ पर उसको बनाए रखेंगे। जो भी यहाँ पर तंत्र था उसको संतुलन बनाए रखेंगे। इनकी चाहे कम संख्या हो तब भी ये अपना यहाँ पर इनका असाधारण भूमिका ये निभाते हैं और उस पारिस्थितिकी तंत्र में, और इनके बिना जो पर्यावरण है ना वो डिगमिगा भी सकता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें जैसे एशियाई हाथी हो गया, इसमें जगुआर हो गया, सार्क हो गया, इस तरीके से आती है। इसमें जो भी अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखती हैं चाहे अपनी कम संख्या होने के बावजूद भी, तो यही होती है की स्टोन प्रजातियाँ। इस प्रजाति के लिए किए गए संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण इनकी जो संरक्षण स्थिति है एंडेंजर्ड से ये लिस्ट कंसर्न में सूचीबद्ध हो गई हैं। एंडेंजर्ड जो ज़्यादा खतरे में थी अब उसमें लिस्ट कंसर्न में ये आ गई है। 12 भारतीय पक्षी और प्रजातियों की जो संरक्षण स्थिति है उसमें बदलाव किया गया है। इसमें 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में और 4 जो प्रजातियां उनको अधिक संकटग्रस्त सूची में भी शामिल किया गया है। जिन 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है उसमें से कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन कॉर्सर और इंडियन रोलर रोब्स वेल्ड जो टेल्ड लॉर्क को नियर थ्रेटेंड इसमें सूची में शामिल किया गया है। लॉन्ग बिल्ड ग्रास हॉपर जो बार्बलर को एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया। इसको नियर थ्रेटेंड जो खतरे के बिल्कुल पास में है और इसको एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। इसमें और भी हैं जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को भी अपनाया गया। पारिस्थितिकी संहार का जो अपराध प्रस्ताव 061 है ये पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो ये जो भी पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अंतर्गत भी ये आएगा 061 प्रस्ताव। इसमें IUCN की जो लाल सूची है उसमें शामिल श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो ये NE है जो नॉट इवेल्यूटेड और इसमें डाटा डिफिशिएंट और लिस्ट कंसर्न नियर थ्रेटेंड वल्नरेबल एंडेंजर्ड
क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और इसमें एक्सटिंक्ट है। इसमें यहाँ पर जो ये डेटा और लिस्ट कंसर्न नियर थ्रेटेन, इसमें आंकड़ों का अभाव होता है। जो आंकड़े होते हैं उनके बारे में जानकारी सही से पता नहीं होती है, और जो संकट मुक्त होती हैं इनको कोई संकट नहीं होता। जो एलसी है, लिस्ट कंसर्न है, इनमें जो प्रजातियां होती हैं निकट भविष्य में विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है, वो एकदम संकट मुक्त हैं, उनको अभी कोई खतरा नहीं है। अब और संकट उन्मुख की बात करें जो नियर थ्रेटेंड में आती हैं, इसमें जो भी इस श्रेणी में शामिल होती हैं प्रजातियां निकट भविष्य में वो संभावना से युक्त है कि उनको हो भी सकता है, नहीं भी आ सकती है। उसमें सुभेद की बात करें तो इसका जो आशय होता है इसमें विलुप्त होने का उच्च खतरा बना हुआ होता है। जो भी सुभेद होती है वल्नरेबल होती हैं, इसमें उच्च खतरा होता है प्रजातियों का, और संकटग्रस्त में ये अधिक उच्च खतरा होता है। सुभेद में तो उच्च खतरा होगा, इसमें अधिक उच्च खतरा होता है, और गंभीर रूप से इसमें अत्यधिक उच्च खतरा होता है प्रजातियों के लिए। प्राकृतिक परिवेश में जो विलुप्त एक्सटिंक्ट हो गई हैं वो प्रजातियां यहाँ पर कौन सी होती हैं? ये प्रजाति अपने प्राकृतिक जो परिवेश होगा उसमें वन में नहीं है, जो प्राकृतिक परिवेश था उसमें नहीं है, और कुछ सदस्य है केवल कैप्टिव अवस्था में कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित है। जो भी जंगल है वहां पर तो नहीं पाई जाती, लेकिन इनको कंजर्व करके रखा गया दूसरे स्थान पर, वहां पर एक दो मिल जाती है कृत्रिम परिवेश पर, तो उनको ही बोला जाता है प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जो भी वाइल्ड में मतलब वनों में खत्म हो चुकी हैं उनको बोला जाता है, और जो विलुप्त हो गई हैं उनका एक भी सदस्य है ही नहीं है, सब खत्म हो गया, तो विलुप्त वही होती है एक्सटिंक्ट, जो अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और प्रजातियों के नाम भी दे दिए गए होते हैं कि कौन सी सुभेद में आती है, कौन सी एक्सटिंक्ट में आती हैं। IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज, इसमें जो ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज है IUCN ने 2012 की विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रस्तुत किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, और IUCN की जो लाल सूची है इसका आकलन इसमें वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था। जो ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज है इसको IUCN ने 2012 में प्रस्तुत किया था, और 2021 में इसको लॉन्च किया गया IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज। इसका जो उद्देश्य होता है वो प्रजातियां, जो भी प्रजातियां होंगी, पारिस्थितिकी तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का इसमें मापन करना होता है। और लाल सूची की ये एक पूरक होती है। लाल सूची विलुप्त होने के जोखिम पर ये केंद्रित होती है। संरक्षण की जो संरक्षण है उसकी सफलता को ये रेखांकित भी करती है। इसमें 8 ग्रीन स्टेट्स श्रेणियां भी हैं, इसमें 8 ग्रीन स्टेट्स श्रेणियां दी गई हैं। IUCN लाल सूची में 100 से अधिक जो प्रजातियां हैं उनको IUCN ग्रीन स्टेट्स का भी दर्जा दिया गया है। लाल सूची में 100 से अधिक जो प्रजातियां हैं उन्हें ग्रीन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। ग्रीन स्कोर जो 0 से 100% तक होता है, इसमें फुल्ली रिकवर्ड होती हैं प्रजातियां, जैसे कि कोई प्रजाति है वो फुल्ली रिकवर्ड है, यह पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट है, वो दोबारा से अपने पहले रूप में कितना आ रही है, कितना पास आ रही है, उसी को ही बोला जाता है। और इसमें कोई प्रजाति फुल्ली रिकवर्ड हो जाती है। जो ग्रीन स्कोर होता है वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है। मानव प्रभाव के कारण ये नष्ट हुए क्षेत्रों सहित इसमें देखा जाता है, और वह अपने पूरे जो पर्यायवास होते हैं, जो भी अपना पूरा पर्यायवास है, व्यवहार्य आबादी में ये मौजूद हैं। इसमें विलुप्त होने का खतरा नहीं होता है। वह अपने पर्यायवास के सभी भागों में पारिस्थितिकी जो कार्य है उसको संपन्न करती है। इसमें कैंटन आर मिलर पुरस्कार, इसमें जो काजीरंगा के निदेशक हैं उनको, ये भारत के पहले भारतीय हैं जिनको IUCN का कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काजीरंगा के निदेशक राष्ट्रीय उद्यानों में ये नवाचार के लिए दिया गया जो कैंटन आर मिलर पुरस्कार है। ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए दिया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए दिया जाता है, और ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग, जो विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग है WCPA, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो 6 हैं उन तकनीकों में से ये एक है। और राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित
क्षेत्र संधारणीयता के लिए 2006 में इसको शुरू किया गया था और यह उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित और नवाचार के लिए, वही बात बताई गई है, और प्रत्येक 2 वर्षों में इसे एक बार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में इसको एक बार प्रदान किया जाता है। WCPA IUCN का है, इसके द्वारा ही प्रदान किया जाता है। IUCN स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन SSC, इसकी जो स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी और विश्व के लगभग प्रत्येक देश से जो जुड़े इसमें 10,500 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञों का ये विज्ञान आधारित एक नेटवर्क होता है। इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं, विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 29 के लिए IUCN स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन का नया अध्यक्ष भी चुना गया है। इंपॉर्टेंट है ये, इसे 1949 में हुई थी इसकी स्थापना और इसमें जो विश्व के प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक इसमें स्वैच्छिक संस्थानों का एक विज्ञान आधारित है। इसमें स्वैच्छिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और विवेक मेनन ये भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ हैं। विवेक मेनन, इनको 2025 से 29 के लिए SSC का अध्यक्ष भी चुना गया है। इसकी जो भूमिका होगी, IUCN को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य व कार्य प्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसमें जो IUCN वर्ल्ड हेरिटेज, ये IUCN के द्वारा लॉन्च की जाती है, जारी की जाती है इस रिपोर्ट को। IUCN विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी की गई IUCN के द्वारा और ये जो रिपोर्ट है प्राकृतिक और मिश्रित, एक तो प्राकृतिक जो नेचुरल है और एक मिश्रित, जैसे कि काजीरंगा है ना, वो मिश्रित श्रेणी में आ जाता है। विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति का ये आकलन करती है। इसमें सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले जो भी स्थल होंगे उनकी प्रतिशत पहली बार काफी कम हो गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। भारत से संबंधित जो भी निष्कर्ष है इसमें, जैसे कंचनजंगा है राष्ट्रीय उद्यान को इसमें गुड रेटिंग दी गई है। जो भी इसमें कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये मिश्रित श्रेणी में ही आता है और इसको गुड, ये अच्छा बताया गया है कि अच्छा है ये। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 2025 तक इसके संरक्षण आउटलुक जो दर्जे में गिरावट देखी गई है, लेकिन इसे भी गुड विद सम कंसर्न रेटिंग दी गई है। इसका जो मतलब होता है ना, गुड विद सम कंसर्न, ये अच्छा तो है लेकिन कुछ चिंताएं भी दर्शाई गई हैं। ऐसे कुछ पहलू हैं इस पर कि ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को इसमें गुड विद सम कंसर्न की रेटिंग दी गई है और कंचनजंगा को इसमें गुड रेटिंग दी गई है। इसमें मिलान करके पूछा जा सकता है, एक तरफ ये और एक तरफ गुड और गुड कंसर्न विद सम कंसर्न और सिग्निफिकेंट, इस तरीके से और मिलान करके कौन सा इसमें सुमेलित है। इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को गुड विद सम कंसर्न और लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रैंकिंग दी गई है। इसे अब सिग्निफिकेंट कंसर्न, जो सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है, ये सिग्निफिकेंट कंसर्न ये गंभीर चिंता, महत्वपूर्ण चिंता का विषय होता है और इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी सिग्निफिकेंट कंसर्न रैंकिंग होती है। अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को ये सिग्निफिकेंट कंसर्न रैंकिंग में इसको शामिल किया गया है और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिमी घाट है, इसको भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है कि ये चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसमें आगे देखें, शेर पैंथेरा लियो के लिए पहला जो ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट है, जो IUCN है उसने शेर पैंथेरा के लिए पहला ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट जारी किया है। अब हाथी से भी पूछ लिया गया था कि जो ये बच्चे पैदा करना, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, शेर से रिलेटेड भी इसको पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर IUCN ने शेर जो पैंथेरा लियो है इसके लिए पहला ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट जारी किया है। शेर पैंथेरा लियो के लिए जो प्रथम ग्रीन असेसमेंट है, इसके बारे में शेर का जो ग्रीन स्टेट्स है इनकी आबादी काफ़ी हद तक लार्जली डेवलप्ड हो गई है और विलुप्त क्षेत्र की बात करें तो ये शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। ये एक तो दक्षिण पश्चिम एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में विलुप्त हो चुका है। इनकी जो संख्या है वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो गई है, लार्जली डेवलप्ड हो गई है और संरक्षण सफलता ये पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका
और दक्षिण अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में भी मदद मिली है। इसमें संरक्षण की सफलता देखी गई है कहाँ कहाँ पर, पश्चिम और दक्षिण मध्य अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका और भारत में। इसमें एशियाई शेर और अफ्रीकी शेरों के मध्य तुलना की गई है। जैसे एशियाई शेर की बात करें तो भारत में केवल ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में ही मिलते हैं, केवल है यहाँ पर, ये सही है ऑप्शन। और इसमें अफ्रीकी शेर ये उप सहारा अफ्रीकी जो सवाना घास के मैदान है वहाँ पर मिलते हैं। इसमें अयाल जो शेरों के गलों पर जो बाल होते हैं, जिस तरीके से इसमें शेरों के बाल हैं, ये यहाँ पर है शेरों के बाल। इसमें ये WPA जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसकी अनुसूची 1 में आता है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में आता है। और ये जो IUCN की स्थिति है ये वल्नरेबल स्थिति में आता है। ये यहाँ पर जो शेर है पैंथेरा लियोबी इसको बोला जाता है और इसको IUCN ने पहली बार ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट में शामिल किया है। अयाल बोला जाता है जो शेर के गले पर बाल होते हैं, ये अपेक्षाकृत छोटा और गहरा विरल अयाल होता है। कान इसमें लगभग स्पष्ट दिखाई देते हैं। कान इसमें यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, इसमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। और अफ्रीकी शेर की बात करें तो अपेक्षाकृत घना और बड़ा अयाल होता है और ये अक्सर कान और गर्दन को ढक लेता है, जबकि एशियाई शेर में दिखाई देते हैं। त्वचा की तह की बात करें तो त्वचा की जो अनुदैर्ध्य तह है जो पेट के साथ चलती है, यह इनकी सामान्य जो विशेषता होती है त्वचा की तह है और इसमें ये अनुपस्थित होती है। त्वचा की जो अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है और इनकी ये सामान्य विशेषता होती है, लेकिन अफ्रीकी जो शेर होते हैं इसमें ये अनुपस्थित होती है। शरीर का आकार की बात करें तो जो अफ्रीकी शेर होते हैं उनसे थोड़ा ये छोटा होता है और ये आमतौर पर एशियाई शेरों से बड़े होते हैं और कोई प्रजनन की इनकी ऋतु नहीं होती है। और प्रोजेक्ट लोयन की जो घोषणा है ये 15 अगस्त 2020 को की गई थी। प्रोजेक्ट लोयन की घोषणा ये 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इसमें वन्य जीव संरक्षण जो संशोधन अधिनियम है ये 2022 का, इसके संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्ट जो साइट्स है इसकी परिशिष्ट भी इम्पोर्टेंट है। पहली परिशिष्ट किससे रिलेटेड है, दूसरी किससे है, यहाँ से भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। साइट्स परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली जो प्रजातियां हैं उनको अब अधिनियम की अनुसूची इसमें 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। जो साइट्स है उसके परिशिष्ट के अंतर्गत जो भी आने वाली प्रजातियां हैं अब अधिनियम की जो अनुसूची 4 है, जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 है, इसकी अनुसूची 4 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दूसरा पर्यायवास के रूप में उभर रहा है। ये वर्धा एशियाई जो शेर है ये भी कहाँ पर, ये गुजरात में ही स्थित है और पहला वाला भी गुजरात में स्थित है। तो दूसरा भी ये जो वर्धा एशियाई शेर है इसका दूसरा पर्यायवास के रूप में उभर रहा है, ये गुजरात में स्थित है। इसकी अवस्थिति गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले। इसकी जो प्रमुख वनस्पति जात मिलती है यहाँ पर गोरल, बबूल, धाव और इसमें रायन, बेर, जामुन, अमली, दुधलो, बांस आदि यहाँ पर मिलती हैं। प्राणी जात की बात करें तो सांबर, चीतल और चिंकारा आदि भी मिलते हैं। यूनेस्को का जो विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क है, विश्व WNBR, इसमें 26 नए स्थलों को जो WNBR है इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को ने। 26 नए स्थल हैं और भारत का इसमें एक है जो हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल और यूनेस्को ने 26 शामिल किए हैं। भारत का एक है शीत मरुस्थल, इंपॉर्टेंट है कहाँ पर स्थित है और इसके बारे में और भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने इसमें अब शामिल हो चुके हैं। WNBR की जो स्थापना की गई थी 1976 में की गई थी और इसका जो संबंध है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के तहत किया जाता है। WNBR की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम में इसको किया जाता है और MAB कार्यक्रम जो था इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी। MAB की मैन एंड बायोस्फीयर
है इसकी फुल फॉर्म, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1971 में। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। यह अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। जो इसका उद्देश्य होता है, यह मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करता है कि एक मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उनको सही वैज्ञानिक आधार तरीके पर अपनाई जाए। और इसका जो नामांकन है, ये इसमें अब भारत के कितने हो गए, 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। और विश्व भर की बात करें तो इसमें अब संख्या हो गई है 785। ये सारा इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ही है। और इसमें मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र की बात करें तो साउ टॉम एंड प्रिंसिपे, ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पूरे क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस देश ने अपना जो पूरा क्षेत्र है उसी को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बन गया है। पूछा जा सकता है, ये मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र है साओ टॉम एंड प्रिंसिपे। MAB की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और इसमें WNBR इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। इसमें MAB ये कैसे नामित किए जाते हैं, एक तो नामित करने वाली इसमें संस्था होती है, और प्रयुक्त कार्य प्रणाली भी होती है, और प्रस्ताव भी जो यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य होते हैं ये अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। इसमें 13 की बात कर लेते हैं, भारत के कौन कौन से शामिल है जिसको अभी शामिल किया गया है। शीत मरुस्थल ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये एक है, इसमें नंदा देवी कब स्थापना हुई थी, इस तरीके से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1986, 1988 नीलगिरी का करके नंदा देवी का। कच्छ गुजरात, पंचमणि पन्ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अचानक मार और अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में। नीलगिरी की बात करें तो ये तीनों में फैला हुआ है। कर्नाटक तीनों की सीमाओं पर यहाँ पर स्थित है। कर्नाटका और तमिलनाडु और केरल। एक सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान है, उसका भी पूछा गया था कि ये पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट दोनों की जहाँ पर सीमाएं मिलती हैं वहीं पर स्थित है। अगस्त्यमाला जो तमिलनाडु और केरल है, इसमें मन्नार की खाड़ी, शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नोकरेक मेघालय में स्थित है, और देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस और डिब्रू सेखोवा ये असम में स्थित है। कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। और ग्रेट निकोबार ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये यहाँ पर इसमें MAB यूनेस्को का ये हिस्सा है। और इसमें अफ्रीकी जो मध्य अफ्रीकी है उसका एक द्वीपीय राष्ट्र है साओ टॉम एंड प्रिंसिपे, जिसने अपना पूरा का पूरा देश, ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ये घोषित कर दिया है। इसमें आवधिक समीक्षा भी की जाती है, जो प्रत्येक 10 वर्ष होते हैं उसमें समीक्षा की जाएगी। जो भी MAB होता है, जो भी MAB किस तरीके से आरक्षित क्षेत्र किए जाते हैं इसके अंतर्गत शीत मरुस्थल की बात कर लेते हैं। इसमें जो अवस्थिति है शीत मरुस्थल की, ये उत्तर में लद्दाख जो लेह और कारगिल जिलों से लेकर दक्षिण में किन्नौर हिमाचल प्रदेश के जो स्पीति घाटी व किन्नौर जिले हैं वहां तक विस्तृत है। इसमें लद्दाख, उत्तर में लद्दाख का लेह और कारगिल 2 जिले, और दक्षिण में जो किन्नौर है हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी व किन्नौर जिले तक ये विस्तृत है, इंपॉर्टेंट है। और यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित जो भाग है उसको यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है, जो सबसे शीत और शुष्क परितंत्रों में से ये एक है। ये शीत और शुष्क परितंत्रों में से ये एक है, और पहला है ये भारत का जो उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसमें पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है और उसके आसपास का क्षेत्र चंद्रताल और सरचू एवं किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें पूछा जा सकता है कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल होते हैं। एक तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें चंद्रताल, सरचू और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। बायोम की बात करें तो शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। ये यहाँ चरम जलवायु दशाएं मिलती हैं, जो क्रोनिक क्लाइमेट स्थिति देखने को मिलेगी, और इसके जो कारण है ये हिमालय की पवन विमुख मतलब कि यहाँ पर जो पवन होगी वो ढाल से विपरीत दिशा में चली जाती है, उसी को विमुख बोलेंगे।
और ढलान पर अवस्थित है, जो इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी बनाता है। जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर कोई पर्वत या पहाड़ हो और यहाँ से ऐसे पवन चल रही है, तो यहाँ पर ये बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसकी रुकावट बन रही थी यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी। इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है और ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। संस्कृति, इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है। इसमें शामिल है एक गोम्पा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोम्पा बौद्ध मठ से रिलेटेड है और चौटेन ये विशेष जो प्रकार के स्तूप होते हैं, और मणि दीवारें ये पत्थरों की जो लंबी व चौड़ी कतारें जैसी संरचनाएं होती हैं। लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चार है ये, और यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। इसमें यहाँ पर संस्कृति की बात की जा रही है कि यहाँ पर बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है और इसमें क्या क्या शामिल है। प्राणी जात की बात करें तो हिम तेंदुआ, और इसमें हिमालयन जो आइबैक्स है, नीली भेड़ जिसे भरल भी बोला जाता है, हिमालयी भेड़िया और गोल्डन ईगल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो WPA 1972 है, इसमें केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें संशोधन किया गया 1972 का जो WPA एक्ट है, केरल ने इसमें संशोधन किया और पहला देश बन गया है। वन्य जीव संरक्षण केरल द्वारा संशोधन विधेयक 2025 का प्रस्ताव ये मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो वन्य जीवों को वैध करने को इसमें प्रक्रिया सरल बनाना है। जो भी इसमें मानव जीवन के लिए जो भी खतरा उत्पन्न करने वाले हैं, वन्य जीवों का वध करने की ये सरल प्रक्रिया बनाता है। इसका जो उद्देश्य होगा, इसमें जंगली जानवर, पक्षियों, वनस्पतियों की सुरक्षा और जो भी उनसे संबंधित मामले का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। जो भी इसमें वनस्पति सुरक्षा और उनसे संबंधित जो भी मामले होंगे उनका प्रबंधन किया जाएगा, जिससे राष्ट्र की जो परिस्थितिकी है और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें यहाँ पर 4 अनुसूचियां हैं 2022 संशोधन के अनुसार। इसमें पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, चौथी में, यहाँ से इसमें पूछा जाता ही है। अब जैसे एशियाई शहर है वो WPA की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें उच्चतम स्तर पर जो संरक्षण प्राप्त वन्य जीव प्रजातियां होती हैं, उच्चतम स्तर पर उनको संरक्षण मिलना ही चाहिए, जिससे जो उसके नीचे वाली प्रजातियां होंगी वो भी सुरक्षित रह सके। इसमें उच्चतम स्तर की होंगी, इसमें निम्न संरक्षण स्तर वाली जो दूसरी होगी। इसमें संरक्षित वनस्पतियां होंगी, जो तीसरी होगी संरक्षित वनस्पतियां। तीसरी में जो वनस्पतियां होंगी उनकी बात की गई है, और निम्न संरक्षण स्तर वाली वन्य जीव प्रजातियों की दूसरी में, पहली में उच्चतम, दूसरी में निम्नतम, तीसरी में है संरक्षित वनस्पतियों की बात की गई है, और चौथी में बात की गई है जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की। इसमें वन्य जीव और वनस्पतियों दोनों की जो बात की गई है वो अनुसूची 4 में की गई है WPA एक्ट 2022 संशोधन के अनुसार। इसमें जो भी संकटापन्न प्रजाति हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो साइट्स है उसके तहत सूचीबद्ध प्रजातियां इसके अंतर्गत ही शामिल की जाती हैं अनुसूची 4 में, जो साइट्स के अंतर्गत हैं। इसमें 4 अनुसूचियां हैं, इंपॉर्टेंट है, और साइट्स की जो भी परिशिष्ट दी गई है वो भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये आयोजित किया जाता है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। और राज्य वन्य जीव बोर्ड केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे जो भी संस्थागत निकाय होते हैं, इनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है कौन, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। ये इनसे रिलेटेड भी कब इनकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर ये स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और धारा 11 और 12 के तहत किए गए जो भी प्रावधान होते हैं उससे संबंध विषयों को छोड़कर यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाता है। जो धारा 11 और 12 है इसके तहत जो भी संबंध विषय उनको छोड़कर। धारा 11 और 12 के अनुसार जो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक है, इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसमें कुछ विशिष्ट स्थितियां होती हैं जैसे मानव जीवन के लिए खतरा और
जानवर के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना न हो और उपचार न हो, रोग से पीड़ित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन, इसमें अनुसूची वन और जो अनुसूची 1 है उसके अंतर्गत आने वाले वन्य जीवों के शिकार आखेट की अनुमति दे सकते हैं। इसमें जो सूची 1 है और सूची 2 है, इसके अंतर्गत आने वाले जो भी वन्य जीव होते हैं, शिकार जो भी आखेट होता है उसकी अनुमति दी जा सकती है। वैज्ञानिक प्रबंधन जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत उसका उपचार ना हो सके। इसमें धारा 11 और धारा 12 इसमें कुछ मामले होते हैं जो विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति भी दी जाती है, धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत। इसमें जो भी पर्यावरण होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का भी प्रावधान करता है। अनुसूची 1 में केंद्र सरकार और ये किसी अन्य वन्य जीव के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी होता है, जो वन्य जीवों के स्थानांतरण के लिए। अनुसूची 1 में बताया गया है कि जो केंद्र सरकार होगी, अगर किसी अन्य वन्य जीव है उसका वो स्थानांतरण करती है तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। और इसमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे और जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कौन रखेगा? MOEFCC जो मिनिस्ट्री होगी वो रखेगी। नेक्स्ट है जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंध ज्ञान और पहुंच लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025। ये सुर्खियों में रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है NBA, उसने जैविक विविधता जो भी जैविक संसाधन है और उनसे संबंध ज्ञान है उसकी पहुंच और लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025 शीर्षक से ये नए नियम जारी किए गए हैं, ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा। ये नियम क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी जैविक संसाधन होते हैं और इनसे संबंध ज्ञान के उपयोग से ये प्राप्त लाभों को न्यायोचित, जो भी इसमें लाभों का न्याय मिले और रूप से साझा करने के तरीकों को विनियमित भी करना है। इसमें जो जैव विविधता BDA 2002 है उसके प्रावधानों के तहत NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और इन नियमों ने 2014 में जारी दिशा निर्देशों का स्थान भी लिया है। जो 2014 में जारी किए गए थे दिशा निर्देश, उसका स्थान इनने ले लिया है 2025 में जो भी विनियम आए हैं। डिजिटल जो अनुक्रम जानकारी इसमें दी जा सकेगी और इसमें डिजिटल अनुक्रम जानकारी होगी। इसमें पूर्व सूचित सहमति भी होगी। इसमें वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण की स्लैब होगी और उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों जैसे लाल चंदन और अगर वुड होता है 5% से कम नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें लाभ साझाकरण होगा जैसे कि नीलामी, बिक्री राशि, खरीद मूल्य से प्राप्त जो आय होगा ये 5% से इसमें कम नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग के मामले में यह राशि जो होगी, वाणिज्यिक मामलों के में ये राशि होगी 20% से अधिक नहीं हो सकती है। वाणिज्यिक उपयोग के मामले में अनुसंधान के लाभों का अंतरण और जो गैर बौद्धिक संपदा अधिकार है IPR उपयोग होंगे, ये NBA के साथ साझा किए जाएंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि जो लाभ होंगे, अनुसंधान के लाभों का अंतरण ये आपसी सहमति के अनुसार NBA के साथ भी साझा किए जाएंगे। IPR के जो व्यवसायीकरण के मामले में ये वार्षिक बिक्री जो राजस्व टैक्स को इसमें छोड़कर 1% तक NBA के साथ में इसमें साझा किया जाए। पहुंच और लाभ साझाकरण, यह तंत्र निर्धारित करेगा कि जैविक और आनुवांशिक संसाधनों तक कैसे पहुंच हो। इसकी रूपरेखा जैव विविधता अभिसमय CBD के तहत रूपरेखा तय की गई है। इसमें 5 दिशा निर्देश जो 2002 के हैं, स्वैच्छिक दिशा निर्देश हैं ये, और ये दिशा निर्देश सरकारों और जो भी हितधारक होंगे उनसे संबंधित राष्ट्रीय, प्रशासनिक और नीतिगत उपाय तैयार करने में सहायता करते हैं। और इसमें जो PIC पूर्व सूचित सहमति, परस्पर सहमत शर्तों MAT के लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 में ये आया था और इसमें जो जैव विविधता अभी समय CBD है, इसके अंतर्गत विधिक रूप से ये बाध्यकारी एक पूरक समझौता है और इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त जो लाभ होते हैं उनका न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित करना है। जो नगोया प्रोटोकॉल है ये 2010 में आया था और इसका जो उद्देश्य होता है जो भी आनुवांशिक संसाधन होते हैं उनका लाभ न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित
हो। जो भी जैसे जंगल है, जंगल में आदिवासी जनजातियाँ होती हैं, तो जंगलों पे उनका कुछ अधिकारों की बात की गई है। लेकिन वहाँ पर जाकर वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे अधिकार छीन लिया जाता है, जो भी आदिवासी जनजाति है। तो उसकी ये बात करता है कि लाभों का न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित हो। और 2024 में सीबीडी पर पक्षकारों के 16वें सम्मेलन COP 16 और डिजिटल अनुक्रम जानकारी DSI के उपयोग के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र को भी अपनाया गया है। इसमें सीबीडी के बारे में देखें, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक अंतर सरकारी संधि है और इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, उसमें अपनाया गया था 1992 में CBD को। और इसमें जो सदस्य देश हैं 196 हैं, भारत भी इसका सदस्य देश है। और प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित भी किया है। भारत का जो है ये CBD 2002 है और 3 प्रमुख लक्ष्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण करना और जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग, लाभों का न्याय संगत और समान वितरण भी हो। इसमें प्रमुख प्रोटोकॉल की बात की गई है, जैसे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। ये जो भी ब्रैकेट में करके दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्टाजेना ये 2003 में आया था और पहुंच और लाभ साझाकरण पर जो नगोया प्रोटोकॉल है ये 2014 में। इसमें आगे पहुंच और लाभ साझाकरण पर एक विधिक रूपरेखा भी आई जो 2002 में भारत में आई थी। ये 2002 में इसको लागू किया गया था। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो भारत के भीतर जो सभी जैव संसाधन है उन पर यह लागू होता है और यह नगोया प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक व्यापक है। जो भी भारत में ये ABS, ये भारत में CBD है, नगोया प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल केवल आनुवांशिक संसाधनों तक ही सीमित है। ये आनुवांशिक संसाधनों पर ही सीमित है जो नगोया प्रोटोकॉल है। इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ये सांविधिक निकायों की जो निम्नलिखित इसमें 3 श्रेणियां भी दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें NBA जो केंद्रीय स्तर पर है और SBBS जो राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, और जैव विविधता प्रबंधन समिति ये स्थानीय स्तर पर और पंचायत नगर पालिका स्तर पर है। ये नगोया प्रोटोकॉल से इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। जो भारत में CBD है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का, और 3 स्तर पर इसको लागू किया जाता है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी। अब इसमें यहाँ पर जो कानी, केरल का कानी आदिवासी समुदाय है, ये पारंपरिक रूप से आरोग्य पाचा वनस्पति, जिसे जो आरोग्य पाचा वनस्पति, इसका नाम है ट्राइकोपस जेलेनिक्स, का उपयोग थकान मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। ये कानी समुदाय है जो कहाँ पर है? केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस ज्ञान का उपयोग करके जीवनी है नामक औषधि विकसित की वैज्ञानिकों ने, और इसके तहत औषधि के व्यवसायीकरण से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा कानी समुदाय के साथ भी साझा किया है। इसमें आगे वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जो भी इसमें स्पॉन्सर्ड योजना होती है उनकी बात की जा रही है। घड़ियाल और स्लॉथ बियर जो भालू है, इसको वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। घड़ियाल और स्लॉथ बियर जो भालू है, इसका जो नोडल मंत्रालय होगा वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होगा। प्रकार इसमें बताया गया कि केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें केंद्र भी और राज्य भी, वैसे भी जो संरक्षण से रिलेटेड है वो उसमें राज्य की अनुमति लेनी होती है, तो इसमें केंद्र तो होगा ही और राज्य भी होगा ही। तो इसमें नोडल मंत्रालय इसमें ये होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना है, इसका उद्देश्य है। इसमें जो वित्तीय सहायता होगी, वित्तीय सहायता राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकारों को प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और जो सामुदायिक रिजर्व होंगे उनको समर्थन प्रदान करना है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। गंभीर रूप से इसमें जो संकटग्रस्त होंगे उनकी प्रजातियां और उनके पर्यावास को
बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति ये कार्यक्रम है जो भी संचालित किया जा रहा है। इसमें वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको पुनर्प्राप्ति के लिए, जैसे कि हिम तेंदुआ, एशियाई शेर और इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से पहले सवाल पूछा जा चुका है। इनको शामिल करते हुए इसमें 22 प्रजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है। इसमें प्रमुख घटक की बात करें तो वन्य जीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना आदि इसमें शामिल है। स्लॉथ बियर, भालू, ये यहाँ पर इसकी बात करें तो WPA जो यहाँ पर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, अब तो संशोधन होकर 2022 का हो गया है। इसमें अनुसूची 1 में ये शामिल है और परिशिष्ट की ये 1 में है और जो वल्नरेबल स्थिति है उसमें शामिल है स्लॉथ बियर। इसमें यहाँ पर स्लॉथ बियर, इसका जो नाम है लंबे नाखूनों और असामान्य दांतों से पड़ा है स्लॉथ बियर, जो स्लॉथ आलसी जैसे प्रतीत होता है। स्लॉथ का मतलब होता है यहाँ पर आलसी। और दीमक और चींटियाँ खाने में ये विशेषज्ञ होते हैं। ये दीमक और चींटियों को खाते हैं जो अन्य भालू प्रजाति के विपरीत शीत निद्रा नहीं करते। ये शीत निद्रा नहीं करते हैं, एकाकी ये रात्रिचर होते हैं और फुर्तीले होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक परिणामियों जो प्राणी होते हैं उनमें से ये एक माना जाता है। इनके पर्यावास की बात करें तो भारत, नेपाल और श्रीलंका का देशज निवासी इनको माना जाता है। खतरे पर्यावास का हिरास, क्षरण और मानव वन्यजीव संघर्ष, वैश्विक आबादी इसमें 20,000 से भी कम हो गई है। संरक्षण पर्यावास जैसे प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025, दारोजी स्लॉथ बियर भालू अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। और एशिया का पहला समर्पित स्लॉथ बियर ये अभ्यारण्य भी है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025 और दारोजी जो भी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। प्रोजेक्ट चीता, ये भारत और बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को भारत लाने की औपचारिक घोषणा की है। कहाँ से? बोत्सवाना से। बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाने की औपचारिक घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट चीते की बात करते हैं। 2022 में शुरू की गई ये वन्य जीव संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य 1940 के दशक के अंत तक, जो 1940 का दशक है उसके अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में जो भी विलुप्त हो चुके चीते हैं उनको भारत में फिर से बसाना है और 8 चीते औपचारिक घोषणा की गई है बोत्सवाना से लाने की। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है। इसका कोई अलग से कोई कानून नहीं है। यह प्रोजेक्ट टाइगर है, जो चीता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है, जिसे 2023 से 24 के से प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट नाम दिया गया है। 2023-24 से प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट नाम दिया गया है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीतों जो दिसंबर 2025 तक की आबादी मौजूद है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है जो एनटीसीए है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए किसके अंतर्गत है? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है और ये एक सांविधानिक निकाय है। इसका गठन जो किया गया था 2006 में किया गया था। ये जो भी एजेंसियां दी गई हैं सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बने हैं पहले भी और आगे भी आ सकते हैं। संरक्षण जो भी 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके प्रावधानों के तहत किया गया था इसका गठन जो एनटीसीए है। तकनीकी सहायता भारतीय वन्य जीव संस्थान WII द्वारा प्रदान की गई और जो प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति है इसका गठन 2023 में किया गया था। ये एनटीसीए ने किया था। प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति का गठन 2023 में। इसका जो कार्य है प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन करना और परामर्श भी देना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो संरक्षित पर्यावास है उसमें चीतों के प्रजनन सील समष्टि बसाना है, खास तौर पर उन क्षेत्रों पे जहां ये ऐतिहासिक रूप में पाए जाते थे उनमें ज़्यादातर बसाना है। अब इसमें यहाँ पर चीते को एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग किया जाता है। जो इस पे अम्ब्रेला प्रजाति वो होती है जिस पर कई और प्रजातियां भी निर्भर होती हैं। प्रोजेक्ट चीता को इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म के लिए भी उपयोग करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए जो आजीविका है उसके अवसर भी बढ़ाने हैं। इसमें यहाँ पर
ये एशियाई चीता है और ये यहाँ पर अफ्रीकी चीता है। इसमें ये WPA एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में आता है, परिशिष्ट 1 में आता है और इसमें जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एशियाई चीता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है। जो इसका कोई सदस्य बचा था अब वो भी नहीं है। अब भारत ने 8 चीता मंगवाने की बात की गई है बोत्सवाना से। इसमें यहाँ पर IUCN की वल्नरेबल स्थिति में आता है जो भी अफ्रीकी चीता है और साइट्स की ये 1 में आता है। जो साइट्स की परिशिष्ट 1 है उसमें शामिल है अफ्रीकी चीता। इसमें विशेषताएं भी दी गई हैं जैसे विश्व का सबसे तेज स्तनपायी, ये विश्व का सबसे तेज स्तनपायी है और भारत में विलुप्त हो जाने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी 1952। ये भारत में विलुप्त हो जाने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी भी है और अन्य जो बड़ी बिल्लियां हैं जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर के विपरीत चीता दहाड़ नहीं सकता। इनके विपरीत ये तो सब दहाड़ सकते हैं लेकिन जो चीता होता है वो दहाड़ नहीं सकता। पर्यावास की बात करें तो एशियाई चीता ये केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पूर्वी ईरान के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर पाया जाता है। एशियाई चीता भारत में इसे आधिकारिक रूप से 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये 1952 में और ये एकमात्र बड़ा मांसाहारी और जो 1952 में भारत से आधिकारिक रूप से इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अफ्रीकी चीते की बात करें तो ये पूरे अफ्रीका में घास के मैदानों, छाड़ीदार जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें और खुले वनों में पाया जाता है, विशेष रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण ये अफ्रीका में। नामीबिया में चीतों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। नामीबिया में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में इसकी अवस्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूर्वी मध्य प्रदेश में है और इस क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है जो पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन का प्रकार यहाँ पर खटियार जो गिर शुष्क पर्णपाती वन का ये एक भाग है और नदी यहाँ पर कौन सी है, चंबल नदी है। पूछा जा सकता है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो चंबल नदी है। पहले भी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस से भी रिलेटेड। बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध के बैकटवा जो बैक वाटर पश्च जल है उससे ये घिरा हुआ है। वृक्ष सलई, करदही, धावड़ा और तेंदु पलास यहाँ पर वृक्ष मिलते हैं। वन्य जीव की बात करें तो जंगली कुत्ते जिन्हें ढोल भी बोला जाता है, चिंकारा, तेंदुआ, इसमें उदबिलाव जो ओटर होते हैं, मगरमच्छ यहाँ पर मिलते हैं। ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर सेलसरे का ये हिस्सा है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावास निम्नीकरण और अनियंत्रित पर्यटन और जो कॉरिडोर है विखंडन के कारण इसमें अनियंत्रित पर्यटन किया जा रहा है और पर्यावास निम्नीकरण हो रहा है और कॉरिडोर विखंडन के कारण बढ़ते मानव संघर्ष जो बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष है उसकी समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी जारी दिशा निर्देश है, टाइगर सफारी पर रोक की बात की गई है और रात्रि जो पर्यटन होता है उस पर प्रतिबंध की बात की गई है। निषिद्ध गतिविधियां की बात की गई है कि वहां पर जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर वहां पर रोक दिया जानी चाहिए और इसमें जो पारिस्थितिकी संवेदनशील है EEZ और इनको जो भी इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। ये भी पहले पूछा गया है और GEAC जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो भी 1986 का एक्ट उसके अंतर्गत ही जारी किए जाते हैं और इको सेंसिटिव जोन भी। और पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 के दिशा निर्देशों के अनुसार पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करना होगा। इसमें बाघ संरक्षण योजनाओं की भी बात की गई है और अधिसूचना 6 महीने के भीतर कोर और जो बफर क्षेत्र होते हैं, एक तो कोर जो अंदर वाला और एक बफर क्षेत्र होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं की जा सकती हैं। यहाँ पर की जा सकती हैं लेकिन जो कोर क्षेत्र होता है उसमें नहीं की जा सकती हैं। प्राकृतिक आपदा का इसमें दर्जा की बात की गई है, जैसे कि मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण होने वाले मानव मृत्यु की स्थिति में ये 10 लाख का जो 10 लाख की समान और अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। समान दिशा निर्देश की भी बात की गई है। इसमें NTCA जो NTCA है इसके द्वारा ये एक सांविधिक निकाय है NTCA और 6 महीने के भीतर जो मानव
वन्य जीव संघर्ष है, ये संबंध दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे सभी राज्यों पर लागू किया जाना है। जो संबंध दिशा निर्देश किसके द्वारा? एनटीसीए के द्वारा जारी किए गए हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में ये कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है और कोर क्षेत्र यह पूर्णतः अनुउल्लंघनीय है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती है कोर क्षेत्र में, और यहाँ किसी भी प्रकार के पर्यटन या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। बफर क्षेत्र जो सतत उपयोग क्षेत्र होता है। विनियमित पारिस्थितिकी विकास, यहाँ पर्यटन क्षेत्र की अनुमति होती है जो बफर क्षेत्र होते हैं। एनटीसीए द्वारा जो घोषित है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है, जैसा कि अभी ऊपर देखा था। इसमें राज्य सरकारें संभावित स्थलों का प्रस्ताव करती हैं जिन्हें एनटीसीए द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जाता है। ये 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है एनटीसीए। अब कुल रिजर्व की बात करें तो 58 है। नवीनतम मध्य प्रदेश में ये माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी, जो रातापानी है ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व, इसको अभी शामिल किया गया है और रातापानी को भी। इन्हें एनटीसीए की जो सलाह है उस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। एनटीसीए की जो सिफारिश होती है और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBA के अनुमोदन के बिना सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एनटीसीए और जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, जो भी इनकी अनुमोदन जरूरी होगा सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए। अगर इन्होंने अनुमोदन देने से मना कर दिया तो सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये IBCA ने मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के माध्यम से जो IBCA है इसका मुख्यालय और सचिवालय ये भारत में स्थापित किए जाएंगे। ये भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ने जो मुख्यालय समझौते हैं ये भारत में ही अब स्थापित किए जाएंगे, इसका मुख्यालय भी और सचिवालय भी। इससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इसकी बात करें तो इसकी उत्पत्ति भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 वर्ष पूरे हो गए थे, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। इस संस्था का प्रकार देखें संधि आधारित ये अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक विधिक इकाई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर नियर थ्रेटेंड में है ये। और प्यूमा की बात करें तो ये लिस्ट कंसर्न का संरक्षण करना है। इसका उद्देश्य जो भी 7 बड़ी बिल्लियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। प्यूमा और जुगुआर को छोड़कर ये सभी भारत में पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत भी संरक्षित है। सदस्यता की बात करें तो इसमें 95 देशों का एक बहुदेशीय है, बहु एजेंसी गठबंधन है। ये इसमें 95 देश हैं और जिसमें ये बड़ी बिल्ली की आबादी वाले और उनके संरक्षण में रुचि रखने वाले देश भी शामिल हैं। संस्थापक सदस्य इसमें 16 है। आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, भारत भी इसमें शामिल है। संस्थापक सदस्यों में 2023 में आया था ये। केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा। भारत से जो बजटीय सहायता है ये 150 रुपए 150 करोड़ 5 वर्षों के लिए 2023-24 से 2028-29 के लिए इसमें बजटीय सहायता दी गई भारत के द्वारा। और IBCA सभा सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय इसमें कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। जो सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी। 2025 में ये नई दिल्ली में प्रथम सभा आयोजित हुई। 2025 में ये नई दिल्ली में प्रथम सभा आयोजित की गई और भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा IBCA के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित की गई। स्टेट्स ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ये सुर्खियों में रही। वन्य जीव संस्थान भारत WII और जो NTCA है इसके द्वारा इसको तैयार की गई रिपोर्ट छोटी बिल्ली या विडाल प्रजातियों स्मॉल कैट्स की वर्तमान इसमें उपस्थिति और वितरण और व्यवहार का ये एक विस्तृत आकलन प्रस्तुत करती है। किस किस के द्वारा? वन्य जीव संस्थान भारत और NTCA के द्वारा। विडाल प्रजातियों का देखें तो इसमें जो
प्रजातियां होती हैं विडाल प्रजातियां, ये शीर्ष मांसाहारी जानवरों का एक विविध समूह होती हैं। ये मांसाहारी जानवरों का एक समूह होंगी। ये फैलिडी कुल के उपकुल फेलिना के अंतर्गत आती हैं। ये इस परिवार से संबंधित है और ये लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम जैसे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ आदि में ये पाई जाती हैं। भारत में इसमें 10 विडाल प्रजातियां हैं। इनमें कौन कौन सी शामिल है, जैसे कि पलास कैट है और यूरेशियन लिंक्स है। इसमें जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट और रस्टी स्पॉटेड कैट, मार्बल कैट और एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट और कैरे कैरेकल है। इसमें 10 विडाल प्रजातियां पाई जाती हैं। और विडाल प्रजातियां जो कहा जाता है, ये शीर्ष मांसाहारी जानवरों का एक विविध समूह होता है और ये जो फैलिडे कुल होते हैं उस कुल से संबंधित है, फैलिडे परिवार से संबंधित है। जंगल कैट ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये छोटी बिल्ली होती हैं। और इसके बाद में रस्ती स्पॉटेड कैट जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली का स्थान है। रस्ती स्पॉटेड कैट दुनिया की ये सबसे छोटी बिल्ली जंगली बिल्ली प्रजाति है। और बड़ी बिल्ली प्रजातियों से अंतर इसमें जैसे बाघ, शेर और इसके गले में जो लचीली हड्डी भी होती है जिससे वे दहाड़ सकती हैं। और जो इसके विपरीत छोटी बिल्लियां होती हैं प्रजातियों के गले में ये कठोर हार्ड हड्डी होती है जिससे वे लगातार घुरघुराने की आवाज़ निकाल सकती हैं, जो छोटी बिल्ली होती है। भारत में प्रमुख छोटी बिल्लियों की प्रजातियों की बात की गई है, जैसे यहाँ पर एशियाई सुनहरी बिल्ली है। ये WPA एक्ट 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में और ये नियर थ्रेटेंड में शामिल है। इसमें पर्यावास भारत मलाई जैव भौगोलिक क्षेत्र की जो स्थानिक प्रजाति है भारत में ये असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मिलती है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये अपने प्रादेशिक क्षेत्र और एकांतवास में करने वाली कभी कभी ये जोड़े में भी देखी जाती हैं। कैराकल की बात करें तो ये WPA एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में ये लिस्ट कंसर्न में है। इसको अभी खतरा नहीं है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलती है और भारत में केवल 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो सियागोस काले गुच्छेदार कान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एकांतवासी, प्रादेशिक और रात्रिचर होते हैं। इसमें फिशिंग कैट की बात करें तो ये WPA एक्ट 1972 के 1 में आती है और ये सुबेद वल्नरेबल स्थिति में आती है। इनके पर्यावास कहाँ पर है, सुंदरवन और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में मिलती हैं। हिमालयी तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी जो भारत के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये रात्रिचर होती हैं। पिछले पैरों में झिल्ली होती है और जिससे उतले जल में आगे बढ़ने में ये सहायता मिलती है। और यूरेशियन लिंक्स की बात करें तो ये लिस्ट कंसर्न में आते हैं जो IUCN है और WPA एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में आते हैं। पर्यायवास मध्य एशिया के ये बंजर अपेक्षाकृत खुले और पथरीले पर्वतीय पठार ये भारत में लद्दाख के कुछ भाग में दिखने को मिलती हैं। ये मुख्यतः एकांतवासी होते हैं, प्रादेशिक होते हैं और ये रात्रिचर होते हैं, यूरेशियन लिंक्स। इसमें आगे है भारत में हाथियों की स्थिति। भारत में हाथियों की स्थिति, हाथियों का जो DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान ये 2021 से 2025 भारत में हाथियों की DNA आधारित पहली गणना है। ये इसमें 2021 से 2025 तक भारत में हाथियों की जो DNA आधारित पहली गणना है और यह गणना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके अंतर्गत की गई है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा। रिपोर्ट के इसमें प्रमुख बिंदु देखें। इसके अनुसार एशियाई हाथियों की जो कुल समष्टि है वो है 22,446 है और एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या ये भारत में देखने को मिलती है। और ये वैश्विक समष्टि का लगभग कितना है जो भारत में देखने को मिलती है, एशियाई हाथियों की 60% है। वर्तमान में वनों में जो रहने वाले मुख्य रूप से ये 4 वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन सी 4 वन्य पहाड़ियां हैं, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व मध्य भारत और पश्चिमी पूर्वी घाट के साथ अंडमान द्वीप समूह में कुछ संख्या में ये पाए जाते हैं। और ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र पहाड़ के मैदानों का स्थान है जो पश्चिमी घाट और जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं
एशियाई हाथी वो कर्नाटक है, उसके बाद में असम है, तमिलनाडु और केरल में मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे कर्नाटक में मिलते हैं एशियाई हाथी, उसके बाद असम, तमिलनाडु और केरल में मिलते हैं। खतरे एशियाई हाथियों के समक्ष जो भी खतरे हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि घटता पर्यायवास है, जो भी रहने का है हाथियों के लिए, उनका खत्म किया जा रहा है पर्यावास, विखंडन किया जा रहा है, मानव हाथी संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, रेखीय अवसंरचना देखने को मिल रही है और बिजली के झटके और टक्करों के कारण होने वाली मौतों के कारण ये खतरे हैं जिनसे इनकी संख्या कम हो रही है। ये एशियाई हाथी है जिसे एलिफस मैक्सिमस भी बोला जाता है। इनकी विशेषताएं एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी होता है। जो एशियाई महाद्वीप है, एशियाई महाद्वीप का ये सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी होता है। 3 उप प्रजातियां इसमें, एक तो भारतीय, सुमात्राई और श्रीलंकाई। अत्यंत बुद्धिमान, ये मजबूत पारिवारिक बंधन और उन्नत संचार क्षमता रखते हैं। इसमें जटिल सामाजिक संरचना, मातृ प्रधान व्यवस्था, समूह का नेतृत्व एक मादा करती है। इसमें जो समूह का नेतृत्व करेगी वो एक मादा करती है और इनका जो जीवन काल होता है 60 से 70 वर्ष तक होता है। स्तनधारियों में जो सबसे लंबी गर्भ अवधि होती है ये 22 माह की होती है, 22 महीने की होती है। पर्यावास 13 वितरण देशों में शुष्क से आर्द्र वन और झाड़ी भूमि, घास भूमि पर्यावास है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों की भूमिका देखी जाती है, जैसे घने जो वन होते हैं उसमें अन्य प्राणियों के लिए मार्गों का निर्माण, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और बीज प्रसार के माध्यम से वनों की विविधता भी बनाए रखना होता है। इसमें हाथियों की भूमिका पारिस्थितिकी तंत्र में। संरक्षण उपाय की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था और 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र भी इसमें संरक्षण के लिए लगाए गए हैं। 14 प्रमुख हाथी राज्यों में और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था। इसमें यहाँ पर एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी दोनों में तुलना की गई है। इसमें आकार की बात करें तो एशियाई हाथी छोटे होते हैं और जो अफ्रीकी हाथी होते हैं वो बड़े होते हैं। इसमें अफ्रीकी हाथी को 2 अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो अफ्रीकी सवाना हाथी जो संकटग्रस्त एंडेंजर्ड में शामिल है, अफ्रीकी वन हाथी जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और ये आकार में बड़े होते हैं। फॉरहेड जो माथा होता है ये जुड़वा गुंबद वाले सिर और जिनके बीच का भाग हल्का धंसा हुआ होता है। ये गोलाकार चपटा एकल गुंबदीय सिर होते हैं। कान की बात करें तो छोटे और गोल होते हैं और अफ्रीकी सवाना हाथी जो होते हैं बड़े व पंखे के आकार के इनके सवाना हाथी होते हैं। इसमें बड़े और पंखे के आकार के होंगे जो कान होंगे और इसमें जो वन हाथी होते हैं पूरी तरह से अंडाकार या गोल होते हैं। दांत की बात करें तो ये केवल नर हाथियों के ही दृश्यमान दांत होते हैं। जो नर होते हैं उनके ही दिखाई देते हैं जो दांत होंगे और मादा हाथियों के दांत ये छोटे हो सकते हैं। नर और मादा दोनों के दांत बड़े होते हैं। सवाना हाथी ये मुड़े हुए, मोटे, बाहर की ओर निकले हुए होते हैं और वन हाथी की बात करें तो सीधे, पतले और नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। पीठ की बात करें तो कुबड़ नुमा होता है। जो एशियाई हाथी होगा उत्तल आकार का, ये जब कुबड़ नुमा होगा तो उत्तल आकार का होगा और बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसमें अवतल आकार के बीच ये धसी हुई होती है। इसमें आगे मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के इसमें 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2025 में। मगरमच्छ भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की स्वर्ण जयंती बनाई गई। इसमें स्वर्ण जयंती बनाई गई, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। 17 जून को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, इसमें परियोजना की जो शुरुआत की गई ये HR बस्टर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1975 को और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। विश्व का है 17 जून को और 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना शुरू भी की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो मगरमच्छ के प्राकृतिक पर्यावास का संरक्षण करना और कैप्टिव ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग के माध्यम से ये इनकी समष्टि संख्या को तेजी से भी बढ़ाना है। भारत में मगरमच्छ संरक्षण की सफलता, ये उड़ीसा की विशेष भूमिका है। इसमें भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है उड़ीसा, मगरमच्छ में तीनों
जो देशज नेटिव प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र मौजूद हैं, जैसे कि घड़ियाल के लिए भी, और यहाँ पर खारे जल का मगरमच्छ और जो मगरमच्छ है, ये तीनों प्रकार के कहाँ पर मिलते हैं? ओडिशा में मिलते हैं। घड़ियाल जिसे टीकरपाड़ा सतकोसिया भी कहा जाता है, और खारे जल का जो मगरमच्छ होता है डांग माल भीतरकनिका भी बोला जाता है। मगरमच्छ ये राम तीर्थ सिमलीपाल इसको बोला जाता है। ये तीनों के तीनों ओडिशा में ही स्थित है। खारे जल के जो मगरमच्छ होते हैं और मगर की इसमें समष्टि में वृद्धि देखी गई। खारे जल का मगरमच्छ की समष्टि अब इनकी संख्या जो हो चुकी है लगभग 2500 हो चुकी है। मगर की समष्टि इनकी संख्या बढ़कर 8000 से 10,000 तक पहुंच गई है, और ये अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गंगा नदी घाटी में भी पाई जाने लगी है। ये जो प्रजाति है मगर की समष्टि। घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। गंडक नदी, कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में विश्व की 80% जो प्राकृतिक पर्यावास वाली घड़ियाल समष्टि मौजूद है। भारत में 80% है विश्व की। इसमें वर्तमान में चल रही जो संरक्षण पहल है मगरमच्छ से रिलेटेड, नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की गई 2025 में भारत के द्वारा, और नई परियोजना का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों और उड़ीसा की जो महानदी है उसमें घड़ियालों की समष्टि बढ़ावा देना है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ये भी इसी से संबंधित है, जो भी संरक्षण पहल है। मगरमच्छों का प्रजनन कराया जाता है इसके अंतर्गत, जो भी मद्रास क्रोकोडाइल बैंक है, और इनकी संख्या बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में सहायता भी की जाती है। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ, खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है एस्चुरी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स पोरोसस बोला जाता है। ये रात्रिचर जीव होते हैं। असमतापी शरीर का तापमान सीमित रूप से नियंत्रित करते हैं। विविधता, ये विश्व में मगरमच्छ की इसमें 13 प्रजातियां, विश्व में मगरमच्छ की 13 प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से 3 भारत में मिलती हैं, और तीनों की तीनों उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। खारे पानी के जो मगरमच्छ होता है विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप भी होता है। सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं उनको बोला जाता है। किसी भी जीवित प्राणी में ये सर्वाधिक काटने की क्षमता होती है। किसी भी जो जीवित प्राणी है उसमें सर्वाधिक काटने की क्षमता होती है। मगर की बात करें, और ये जो आता है इसमें खारे पानी का मगरमच्छ, ये WPA 1972 अनुसूची 1 में आता है, परिशिष्ट 1 में, और IUCN की लिस्ट कंसर्न में शामिल है। मगर की बात करें तो ये वे घोंसला बनाने के सामान के लिए पक्षियों को लुभाने के लिए औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने सिर पर बैलेंस स्टिक रखना। इसमें यहाँ पर मार्स मगरमच्छ, मगर भी इनको बोला जाता है, ब्रांड स्नाउटेड क्रोकोडाइल, क्रोकोडायल पलूस्ट्रियम भी बोला जाता है। और जो घड़ियाल होते हैं ये नर घड़ियाल की नाक के सिर पर घड़ा नामक ऊपरी संरचना होती है इसमें, ये जो होंगे, और ये WPA एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में आते हैं, साइट्स परिशिष्ट 1 में, और IUCN की वल्नरेबल स्थिति में आते हैं। इसमें मछली पकड़ने में ये विशेषज्ञ होते हैं, और इसमें ये सबसे लंबी और पतली थूतन होती है सभी मगरमच्छों में। इसमें पर्यावास की बात करें, जो घड़ियाल है इसमें ये इसकी बात की जा रही है, घड़ियाल यहाँ पर सबसे लंबी थूत होती है। पर्यावास की बात करें तो खारे पानी का ये मगरमच्छ होता है, लवणीय जल के क्षेत्र में, मैंग्रोव, एस्चुरी और तटीय जल में ये मिलते हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। जो मगर ताजे जल के पर्यावास, झीलें, नदियाँ और धीमी गति वाली धाराएं में देखने को मिलेंगे। और जो घड़ियाल होते हैं ये गहरी, स्वच्छ और तेज बहाव वाली नदियाँ जिनमें अंडे देने के लिए रेतीले तट भी होते हैं। घड़ियाल वहाँ पर नेपाल राप्ती नारायणी नदी पर देखने को मिलते हैं। भारत गंगा की सहायक नदी जैसे गिरवा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है, सोन मध्य प्रदेश में, रामगंगा उत्तराखंड में, गंडक बिहार में, चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महानदी में देखने को मिलते हैं। और ये जो होते हैं, जो भी यहाँ पर ये घड़ियाल मछली खाने वाला जो मगरमच्छ होता है भारतीय घड़ियाल भी बोला जाता है, और ये लंबी नाक वाले मगरमच्छ भी बोले जाते हैं। इसकी सबसे लंबी थूतन होती है। ये साइट्स की परिशिष्ट 1 में आते हैं और IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और इसमें ये WPA एक्ट 1972 में अनुसूची 1 में
शामिल होते हैं। इसमें आगे नदी डॉल्फिन की बात की गई है। भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। और ये भारत का पहला व्यापक नदीय डॉल्फिन जनसंख्या आकलन किया गया। 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई। भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या की बात करें तो कुल संख्या यहाँ पर 6,327 है, और जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन है उसकी संख्या है 6,324। सिंधु नदी डॉल्फिन की बात करें तो केवल 3 ही है। इसमें वितरण कहाँ पर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी द्रोणियों में ये देखने को मिलती है। राज्यवार स्थिति सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन है उसकी आबादी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अम्ब्रेला प्रजाति भी इसको बोला जाता है। इसका अर्थ होता है कि डॉल्फिन संरक्षण का उनके पर्यावास और वहां की जो व्यापक जैव विविधता है उस पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अम्ब्रेला प्रजाति उसको ही बोला जाता है जिस पर और भी प्रजातियों का संरक्षण शामिल हो जाता है। भारत में नदी डॉल्फिन, ये गंगा नदी डॉल्फिन जिसे प्लेटनिस्ता गंगेटिका भी बोला जाता है। इसकी विशेषताएं ये सिंधु नदी डॉल्फिन और गंगा नदी में देखने को मिलती हैं। दो भिन्न प्रजातियां हैं इसकी। ये कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन होती है। इकोलोकेशन से दिशा निर्देश व शिकार करती है, और ये लंबी पतली थूथन होती है इसकी, यहाँ पर ये दिखाया गया है, और जो गोल पेट होता है इसका, और मजबूत शरीर, बड़े मीन पक्ष भी होते हैं। इसमें शीर्ष परभक्षी जो नदी स्वास्थ्य की संकेतक प्रजाति होती है, और इसमें उतले जल में चलने के लिए बगल की ओर तैरने का विशिष्ट व्यवहार भी है। और गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें, ये गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। स्थानीय नाम इसका सूसू है, और श्वसन के दौरान उत्पन्न ध्वनि के आधार पर गंगा का टाइगर भी इसको कहा जाता है। शीर्ष ये परभक्षी है। मादा नर से आकार में ये बड़ी होती है। जो मादा होती है नर से आकार में बड़ी होती है। सिंधु नदी डॉल्फिन की बात करें तो पंजाब का राजकीय है, ये जलीय जीव है। स्थानीय नाम ये भूलन है, जो सिंधु नदी डॉल्फिन है। पंजाब का ये राजकीय जलीय पशु भी है, और स्थानीय नाम भूलन है। भूरे ग्रे रंग का होता है, और इसमें कीचड़ युक्त नदियां होती हैं उसमें रहने के लिए भी अनुकूलित है। WPA की ये 1972 की इसमें वन में आता है, और साइट्स की इसमें वन में, और इसमें यहाँ पर परिशिष्ट यहाँ पर होता और अनुसूची यहाँ पर, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। पर्यावास की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और सांगू कर्णफुली नदी तंत्र है इसका। इसमें नदियों के जो गहरे हिस्से संगम क्षेत्रों ताजा जल में ये पाई जाती है। ये ताजा जल में पाई जाती है जो संगम क्षेत्र होते हैं। भारत में विश्व की लगभग 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ये भारत में विश्व की जो डॉल्फिन है वो 90% पाई जाती है। इस तरीके का फैक्ट पूछ लिया जाता है। सिंधु नदी डॉल्फिन भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र भारत में ब्यास नदी है उसमें भी पाई जाती है। ये अस्थिर अवैज्ञानिक मत्स्यन, मानव निर्मित जल अवसंरचना, खराब जल गुणवत्ता और मानवीय हस्तक्षेप और लवणता में वृद्धि इसके लिए खतरे हैं। संरक्षण के लिए उपाय भी हैं इसके, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो 2020 में आया था। विक्रमशिला ये गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार में, और चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC पटना बिहार है। कंजर्वेशन एश्योर्ड वन जो रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स 2021 में ये नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए ये प्रजाति केंद्रित उपकरण है। गिद्ध की बात करें इसमें तो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, संकटग्रस्त प्रजातियों गिद्धों का अपना पहला अखिल भारतीय आकलन और निगरानी, ये पहला अखिल भारतीय आकलन और निगरानी इसको जारी किया है संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। इसमें जो 54% है सभी दर्ज किए गए घोंसलों में से 54% क्षेत्रों में स्थित है संरक्षित क्षेत्र। और इसमें अध्ययन का जो फोकस रहेगा वो 17 राज्यों के 216 स्थलों पर 4 गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन सी हैं? श्वेत उदर वाला गिद्ध जिसे व्हाइट
रंपट भी बोला जाता है, भारतीय गिद्ध और संकरी चोंच वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से किस पर फोकस किया जाएगा, 4 प्रजातियों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और यहाँ पर इन सब के ये नाम भी दिए गए हैं। भारतीय गिद्ध की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुकुंदरा हिल्स हैं उसमें सबसे बड़ी आबादी में पाए जाते हैं। ये सुरक्षित एवं स्थिर चट्टानों, कंगारों और भृंगियों वाला पर्यावास भी बनाते हैं। व्हाइट रम्प्ड जो गिद्ध होते हैं ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में केंद्रित है और स्लेडर बिल्ड गिद्ध, इनका जो प्रजनन मुख्यतः ऊपरी असम क्षेत्र में होता है इनका प्रजनन। और रेड हेडेड गिद्ध, ये प्रजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो रेड हेडेड गिद्ध है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और ये घने एवं अविक्षुब्ध वनों पर निर्भर होते हैं। जहाँ पर घने वन मिलेंगे वहाँ पर देखने को ये मिलेंगे। इनकी आबादी अत्यंत कम और खंडित अवस्था में हो चुकी है क्योंकि जो घने वन है उनको काटा गया है। गिद्धों के बारे में यहाँ पर ये गिद्ध जो होते हैं मृत पशुओं के शव जो होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। जो भी मृत पशु होते हैं उनको ये खाते हैं। मृत भक्षी पक्षी होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इनके लिए खतरे कौन कौन से हैं, जैसे विषाक्त, अब इसमें गैर स्थिर राइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का सेवन करना और डिफ्लोनेक, जो भी पशु होते हैं पशुओं को ये दवाई दी जा रही थी। अब इन गिद्धों को इससे प्रॉब्लम होती है तो इनको पशुओं को खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। जो डिफ्लोनेक होती है ये पशुओं के उपचार में प्रयुक्त होती है और इसमें आवाज़, विनाश और बिजली का करंट भी इसके लिए खतरे हैं। संरक्षण पहल भी इसमें जारी की गई है, जैसे कि प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 WPA की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध किया गया। इसमें गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र रानी असम और पिंजौर हरियाणा में अवस्थित है। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 2025 असम स्थित एक संस्था द्वारा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल भी प्रारंभ किया गया। झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्ध रेस्तरां आदि भी इसमें संरक्षण के लिए शुरू की गई। कहाँ पर, झारखंड के कोडरमा जिले में। इसमें आगे है ऊँटों पर मसौदा नीति पत्र। ऊँटों पर मसौदा नीति पत्र ये राष्ट्रीय ऊँट संधारणीयता पहल है। इसका प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा, FAO के परामर्श से मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय ने तैयार किया है। FAO के परामर्श से ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर के मुख्य बिंदु क्या है। 1970 के दशक से भारत में ऊँटों की आबादी में ये 75% से अधिक कमी आई है। 1970 के दशक से अब देखा जाए तो भारत में ऊँटों की आबादी में 75% से अधिक की कमी भी आई है। ऊँटों की समस्ती गिरावट के कारण कौन कौन से हैं, इसमें पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी, चरागाह भूमि की हानि और पर्यावरणीय दबाव भी, जैसे मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, लंबे समय तक सूखा पड़ना और प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र भी इनमें गिरावट के कारण है। ऊँट आधारित उत्पादों के लिए अविकसित बाजार भी। ऊँट के बारे में देखें, इनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ऊँट शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए असाधारण रूप से ही अनुकूल होते हैं। ऊँट पालन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात ये 90% मिलते हैं। यहीं पर ऊँट पालन से जुड़े जो पशुपालक समुदायों में रायका, रबारी और फकीरानी जाट और मांगणियार समुदाय शामिल हैं। इसमें पूछा जा सकता है ऊँट पालन से संबंधित, इसमें यह आएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये क्या है। रायका, रबारी और फकीरानी जाट और मांगणियार ये समुदाय है जो ऊँट पालन से संबंधित है, ऊँटों का पशु पालन करते हैं। इनकी विशेषताएं, ये बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं और ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। ये कांटेदार रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उनको भी खा सकते हैं। जो ऊँटों के कुबड़ में वसा का भंडार होता है ऊँटों के कुबड़ में, और उन्हें भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करता है जो भी इनके अंदर वसा होती है। साथ ही ऊँट अपने कुबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाओं में जल जमा करते हैं। ये अपने जो भी कुबड़ में नहीं करेंगे, जो ऊँट होते हैं अपने कुबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाओं में जल जमा करते हैं। ऊँटों की भूमिका ये पारिस्थितिकी भूमिका निभाते हैं।
जैसे कि ऊंट का गोबर होता है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध बनाता है। और भारत में पाए जाने वाली जो ऊंट की नस्लें होती हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट, ये बीकानेरी राजस्थान में, जैसलमेरी राजस्थान में, मेवाड़ी राजस्थान में मिलेंगे। और कच्छ गुजरात में खराई ऊंट, ये समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होते हैं, जो खराई ऊंट होते हैं, और ये गुजरात में देखने को मिलते हैं। जो मैंग्रोव वनस्पति होती हैं उनको खाकर ये जीवित रह सकते हैं, खराई ऊंट। इन्हें पालतू बनाया जा सकता है और इनका जो दूध दूध है वो पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इसमें संभावित उपचारात्मक थेरेप्यूटिक लाभ पाए जाते हैं। इनका संरक्षण रबारी तथा फकीरानी जाट जनजातियों द्वारा किया जाता है। दो कुबड़ वाले जो ऊंट हैं, ये इनको बैक्टीरियन ऊंट बोला जाता है। पर्यावास ये पूर्वी यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक मिलते हैं। विशेष रूप से ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन में, भारत में केवल लद्दाख के उच्च तुंगता वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसमें विशेषताएं जैसे अनुकूलन की बात करें तो दो कुबड़ वाले ऊंट ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इनमें वसा संग्रहित होती है, जल नहीं होता है, जो भी दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। घड़ी जो यहाँ पर घना ऊनी आवरण है, ये तापीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह अत्यधिक ठंडा व गर्मी से बचाव करता है। चौड़े पांव रेतीले सतह पर चलने के लिए ये अनुकूलन होते हैं। चौड़े पांव वाले, जो चौड़े पांव होंगे इनके, और लंबी फल के एवं बंद हो सकने वाली नसा छिद्र होती है। धूल व रेत से रक्षा मिलती है। कांटेदार शुष्क व विरल वनस्पतियां जैसे इनका उपयोग कर सकते हैं। हिम बर्फ खाने की क्षमता होती है। शुष्क बायोम की ये सूचक प्रजाति तथा मध्य एशियाई स्टेपी परितंत्र के संरक्षण के लिए प्रमुख फ्लैगशिप प्रजाति होती है। इसमें सिल्क रोड व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें 250 किलोग्राम तक भार वहन करने में ये सक्षम होती हैं। इसमें जो जंगली बैक्टीरियन ऊंट होते हैं, ये एक अलग प्रजाति होती है। IUCN के अनुसार बात करें तो संकट रूप से ये संकटग्रस्त होती है, गंभीर रूप से ये संकटग्रस्त होगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी। और यह प्रजाति गोबी मरुस्थल के 4 पृथक एवं अलग अलग मरुस्थलीय आवासों में पाई जाती है, जो जंगली बैक्टीरियन ऊंट होते हैं। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि ये IUCN की जो अनुसूची है, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल है। जंगली याक की बात करें तो इसमें 4 ICAR संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा जो जंगली याक बॉस म्यूटस इसका नाम है, और वंशज भारतीय घरेलू याक बॉस ग्रोनिएंस का अब तक का पहला गुणसूत्र स्तरीय जीनोम तैयार संयोजित किया गया है। इसका यहाँ पर गुणसूत्र स्तरीय पहला जीनोम तैयार किया गया है। जंगली याक जो बोस म्यूटस है, इसके बारे में आवास की बात करें तो अल्पाइन टुंड्रा, घास के मैदान, ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई 4000 से 6100 मीटर तक ये देखने को मिलते हैं। जो जंगली याक होते हैं, क्षेत्रीय उपस्थिति की बात करें, चीन और भारत की ये देशज प्रजाति हैं, और भूटान से क्षेत्रीय रूप से ये विलुप्त भी हो चुके हैं, भूटान से। इसमें WPA जो 1972 है, इसमें अनुसूची 1 में आता है, और इसमें परिशिष्ट की ये IUCN के परिशिष्ट 1 में, और CMS की इसमें अनुसूची 1 में आता है, और ये वल्नरेबल स्थिति में आता है IUCN में। इसमें क्षेत्रीय उपस्थिति यहाँ पर भूटान में ये क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो चुका है। और प्रमुख जो विशेषता है, ये शीत ऋतु में निचली घाटियों की और मौसमी रूप से पलायन कर जाते हैं। जब शीत ऋतु में निचली घाटियों की ओर मौसमी रूप से पलायन कर जाएंगे, ये गर्मियों के मौसम में ऊपर रहेंगे, और फिर जैसे शीत ऋतु स्टार्ट होती है तो नीचे आ जाते हैं। इनका भोजन मुख्यतः घासें एवं सेजेस पर आधारित होता है। साथ ही इसमें कुछ शाकीय पौधे होते हैं। याक मिलनसार, जो याक होते हैं मिलनसार होते हैं, और ये 100 से अधिक व्यक्तियों से बड़े झुंडों में एकत्रित होते हैं। हालांकि इसमें 10 से 20 के जो छोटे समूह सामान्य हैं, और इसमें जो प्रमुख खतरे होते हैं, अवैध शिकार, जिनमें मांस के लिए व्यावसायिक अवैध शिकार शामिल है, तथा घरेलू और जंगली याक के बीच अंतर प्रजनन भी होता है। भारतीय घरेलू याक जो बोस ग्रोनिएंस के बारे में दिया गया है, हिमालय का जहाज भी इनको कहा जाता है। यह उच्च तुंगता का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे क्षेत्र पर, ऊंचाई पर
वाले पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो समुदाय होते हैं, मांस, दूध एवं परिवहन यात्रा प्रदान सहायता प्रदान करते हैं। इसके जो आवास होंगे हिमालय क्षेत्र, तिब्बती पठार, पामीर का पर्वत, ताजिकिस्तान, मंगोलिया व साइबेरिया तक पाया जाता है। इसकी विशेषताएं जो मिलती हैं, ये मवेशियों की तुलना में इनके फेफड़े हृदय बड़े होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। तमिलनाडु की जो संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण की बात की गई है। तमिलनाडु ने 4 कम ज्ञात एंडेंजर्ड प्रजातियों में लॉयन टेल्ड मकाक, मद्रास हैस, ये यहाँ से क्वेश्चन इसका पूछा भी गया है, मद्रास हैस हॉक और स्ट्राइप्ड हाइना हम्प हेडेड महासीर मछली शामिल है, जिनके संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें आईयूसीएन स्थिति दी गई है। इसमें आईयूसीएन स्थिति यहाँ पर लॉयन टेल्ड मकाक है और ये मद्रास या बेयर बेलिड हैज हॉक है और स्ट्राइप्ड हाइना हम्प हेडेड महासीर मछली है, जो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती है और ये लीस्ट कंसर्न में और स्ट्राइप्ड हाइना नियर थ्रेटेंड में आती है। साइट्स की बात करें, ये परिशिष्ट वन में ये सूचीबद्ध है ही नहीं। यहाँ पर ये इन प्रजातियों के बारे में दिया गया है और कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 जो 2023 के थे, इसमें जो परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने ये परिवर्तन सूचित किए हैं। इसमें मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, जैसे वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 का वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वन संरक्षण संशोधन अधिनियम ये 2023 द्वारा संशोधित किए गए। प्रतिपूरक वनीकरण की इसमें बात की गई है। प्रतिपूरक वनीकरण का जो अर्थ होता है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ये वन भूमि के गैर वन उपयोग के लिए जो भी आवंटित भूमि है उसके बदले किया गया वनीकरण होता है। जैसे कि वन भूमि है, अब वन भूमि थी, अब यहाँ से वन को सपा कर दिया गया, तो इसके बदले में यहाँ पर कोई भूमि भी दी जाएगी जिससे कि वनों को यहाँ पर दोबारा से ग्रो किया जा सके। आवंटित भूमि के बदले में ये किया गया वनीकरण होता है, उसी को प्रतिपूरक वनीकरण कहा जाता है। वन भूमि के गैर वन उपयोग के लिए भूमि दी जाती है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए प्रावधान की बात की गई है इसमें और कार्य अनुमति की भी बात की गई है। वन मंजूरी प्रक्रिया जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है उसके अनुसार इसमें चरण 1 जो सैद्धांतिक मंजूरी है, यह मंजूरी तब प्रदान की जाती है जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, जैसे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि का आवंटन। इसमें धनराशि भी दी जा सकती है और भूमि भी दी जा सकती है। जो भी भूमि है, यहाँ पर कोई आया और उसने बोला हमें ये भूमि की ज़रूरत है, तो इसके बदले या तो भूमि भी दी जाएगी या फिर पैसे दिए जाएंगे। चरण 2 इसमें अंतिम मंजूरी यह तब दी जाती है जब राज्य सरकार चरण 1 की सभी शर्तों का अनुपालन ये पुष्टि कर देती है। इसमें अनुमोदन जो प्राधिकारी होगा 5 हेक्टेयर तक की जो परियोजनाएं हैं उनके लिए खनन को छोड़कर, इसमें खनन को छोड़कर मंजूरी दी जाती है और 5 हेक्टेयर से अधिक की जो परियोजनाएं हैं इसमें किसी भी खनन प्रस्ताव के लिए जो मंजूरी होगी वन सलाहकार समिति की सलाह के आधार पर और MOEFCC मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। 5 हेक्टेयर से अधिक परियोजनाओं के लिए और 5 हेक्टेयर से जो 5 हेक्टेयर तक की परियोजनाएं होंगी उसमें खनन को छोड़कर मंजूरी दी जाती है। वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के यहाँ पर 2023 के बारे में बताया गया है। वन की परिभाषा दी गई है यहाँ पर ऐसी भूमि जिसे किसी भी कानून जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन घोषित या अधिसूचित किया गया हो, वो भूमि होती है 1927 भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत। ऐसी भूमि जो 25 अक्टूबर 1980 या उसके बाद सरकारी अभिलेखों राजस्व या वन विभाग में वन के रूप में दर्ज की गई हो। इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी जिसका उपयोग 1996 से पहले आधिकारिक रूप से गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो। 1996 के पहले जो गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो इसमें ये भूमि शामिल नहीं होती है वन की परिभाषा में। 2024 में ये उच्चतम न्यायालय में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया जब तक वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 2023 के तहत वन भूमि की पहचान पूरी नहीं हो जाती है
तो 1996 के TN गोदावरण मामले में दी गई जो वन है उसकी परिभाषा का अनुपालन किया जाएगा। जब तक यहाँ पर इसकी पहचान पूरी नहीं हो जाती है तो इस जो मामला है इस परिभाषा का ही अनुपालन किया जाएगा। गैर वन्य प्रयोजनों की जो परिभाषा से बाहर रखी गई गतिविधियां होती हैं संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन क्षेत्रों में चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना, क्षेत्र की योजनाओं में शामिल इको टूरिज्म सुविधाएं, उत्पादन गतिविधियों सहित जो सिल्वी कल्चरल वन संवर्धन गतिविधियां, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्रयोजन भी शामिल होते हैं। और अन्य जो इसमें अधिनियम दिए गए हैं प्रावधानों से छूट प्राप्त भूमि की श्रेणियां भी हैं। इसमें छूट प्राप्त परियोजना है और छूट की सीमा इसमें दी गई है। इसमें छूट प्राप्त परियोजनाओं में जैसे किसी बस्ती या रेल या सड़क किनारे स्थित सुविधा से कनेक्टिविटी होगी और छूट की सीमा जैसे रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक सड़क के किनारे स्थित 0.10 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि होगी। इसमें राष्ट्रीय महत्व की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजना होंगी और सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और इसमें 100 किलोमीटर के भीतर की वन्य भूमि आएगी जो छूट प्राप्त होगी। 10 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि और वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जो क्षेत्र होंगे उस क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि शामिल होगी। TN गोदावरमन जो थिरुमुलपाद इसमें वनाम भारत संघ मामला 1996 है। यह 1995 का उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने वन की व्यापक और समग्र परिभाषा भी स्थापित की। वन की परिभाषा का विस्तार किया गया इसमें ऐसे सभी क्षेत्र जो किसी भी सरकारी केंद्र या राज्य अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हों, चाहे उनका स्वामित्व मान्यता या वर्गीकरण कुछ भी हो, इसमें वो सभी क्षेत्र शामिल किए जाएंगे और सभी ऐसे क्षेत्र जो वन के शब्दकोश या अर्थ के अनुरूप हों, जो वन शब्द है इसके अनुरूप हो वो भी क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे और वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों ने वन के रूप में चिन्हित किया हो। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GIM, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जो ग्रीन इंडिया मिशन GIM है इसका संशोधित डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। ग्रीन इंडिया मिशन इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से ये एक है। ये 8 मिशनों में से एक है। ये 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। वन और इसका जो उद्देश्य होगा वन और गैर वन क्षेत्रों में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना है और ये 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है सेवा में सुधार करना और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है उसके समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का भी निर्माण करना है। ग्रीन इंडिया मिशन के 3 उप मिशन भी हैं जैसे कि वन क्षेत्र की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, वन वृक्ष आवरण बढ़ाना, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली करना, वनों पर निर्भर समुदायों की आय और आय स्रोतों को बढ़ाना। वित्त पोषण भी है इसमें आवंटित राशि की जाएगी जो राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष है प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा से भी प्राप्त होगा। जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है इसमें जो कैंपा है जो भी अधिकार दिए जाते हैं और इसमें राष्ट्रीय प्रतिपूरक जो वनीकरण होता है और इसमें ये योजना से प्राप्त होगा। क्रियाविधि अवधि ये 10 वर्ष होगी 2021 से 2030 तक। क्रियान्वयन जो एजेंसी होगी इसमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियां होंगी। इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसी है। इसमें ग्रीन इंडिया मिशन की जो प्रमुख रणनीतियां ये भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रतिबद्धता से ये जुड़ी हुई है। इसमें यहाँ पर सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पद्धति को अपनाने से बात की गई है जैसे कि अरावली पश्चिमी घाट और उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव भारतीय हिमालयी क्षेत्र जैसे जो अति नाजुक क्षेत्र हैं उनमें विशेष ध्यान देना है इसमें ये बताया गया है। और निजी क्षेत्र की भागीदारी जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है उसकी यहाँ पर प्रदान किया जाए, सहायता ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान किया जाए और कार्बन मार्केट का लाभ भी उठाया जाए। इसमें कार्बन मार्केट का लाभ जैसे वानिकी और कृषि वानिकी होते हैं। वृक्षारोपण से जो भी अर्जित कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, जो भी वृक्षारोपण किया उसे कार्बन क्रेडिट्स अर्जित हुए तो स्वैच्छिक कार्बन मार्केट में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्रीन इंडिया फोर्स, इसमें जो भी प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं का जो भी प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, और ये कैडर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रख रखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी में सहयोग करेगा। ग्रीन इंडिया फोर्स, इसमें प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी में सहायता करेगा। वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन रिपोर्ट जारी की गई 2025। ये मॉसपी के द्वारा जारी की गई है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये 8वां क्रमिक संस्करण है और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली ढांचे पर आधारित है। वन लेखांकन और प्रथम समर्पित प्रकाशन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली, इसके बारे में ये एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक होता है जो आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को एकीकृत करता है। इसका जो उद्देश्य होगा, ये पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी समझाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक होता है। इसका विकास इसी वर्ष 2012 में यूएन, यूरोपीय आयोग और एफएओ द्वारा विकसित किया गया था। इसे 3 संस्थाओं के द्वारा विकसित किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली है। किस किस के द्वारा? एक तो यूएन 2012 में, यूरोपीय आयोग और एफएओ के द्वारा। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय OSPI द्वारा पहली बार वर्ष 2018 में अपनाया गया था। इसमें ISFR 2023 भारतीय वन सर्वेक्षण का द्विवार्षिक प्रकाशन के अनुसार भारतीय वनों की स्थिति है। कुल वन वृक्षावरण 2021 के आकलन में 24.62% की तुलना में भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया। इसमें 21.76% वनावरण है और 3.41 वृक्षावरण है। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में और राजस्थान में देखी गई और इसमें जो टोटल है ये भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है कुल वन और वृक्षावरण, जिसमें यहाँ पर वनावरण दिया हुआ है और ये वृक्षावरण दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वनावरण, इसमें 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वनावरण उनके कुल क्षेत्रफल के 33% से अधिक है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें वनावरण कुल क्षेत्रफल के 33% से ये अधिक है। 75% से अधिक वनावरण वाले जो इसमें 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 75% से अधिक वनावरण है। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसमें मेघालय और इसमें त्रिपुरा और मणिपुर। इसमें शीर्ष 3 जो क्षेत्रफल अनुसार मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसमें शीर्ष 3 राज्य हैं। इसमें प्रतिशत के अनुसार देखते हैं, लक्षद्वीप का इसमें 91.33% है। फिर मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कुल मैंग्रोव की बात करें तो इसमें यहाँ पर कमी दर्ज की गई है लगभग 5000 या ये 4992 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई। 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है 2021 की तुलना में। गुजरात में कमी देखी गई जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में कमी हुई है जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि देखी गई। एनडीसी के तहत बात करें कार्बन स्टॉक, इसमें 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुंच गया। ये दर्शाता है कि भारत 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन के जो लक्ष्य है उसके मुकाबले 2005 की तुलना में 2.29 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है। इसमें कार्बन सिंक कितना पहुंच गया है? ये 2.29 बिलियन टन तक 2025 की तुलना में। इसमें शब्दावली दी हुई है जैसे कि वन क्षेत्र है। यहाँ पर वन क्षेत्र जो सरकारी अभिलेख है उसमें वन के रूप में दर्ज क्षेत्र को वन क्षेत्र कहा जाता है। जो भी सरकारी अभिलेख में अभिलेखित वन क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। वनावरण की बात करें, इसमें 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली जो समस्त भूमि होती है जिसका वृक्ष वितान घनत्व 10% या उससे अधिक होता है। वृक्षावरण की बात करें तो इसमें 1 हेक्टेयर से कम होता है।
ग्रामीण और शहरी परिवेश में ये पाए जाने वाले सभी बिखरे हुए पेड़ शामिल होते हैं जो वनावरण आकलन के अंतर्गत नहीं आते हैं। कार्बन स्टॉक की बात करें, जो कार्बन स्टॉक है कार्बन को संग्रहित करके रखता है उसको ही बोला जाता है। इसमें सभी जीवित और निर्जीव बायोमास में मौजूद कार्बन, जैसे भूमि के ऊपर का बायोमास, भूमि के नीचे का बायोमास, मृत काष्ठ, लीदर, जो वनस्पति का अवशेष होते हैं, और मृदा कार्बन शामिल होते हैं। इसमें इसमें संरक्षित वन जो भी भारतीय वन अधिनियम है या अन्य राज्य वन अधिनियमों के प्रावधान के तहत अधिसूचित होते हैं संरक्षित वन में, और जिन्हें सीमित स्तर पर संरक्षण प्राप्त होता है। यह सीमित स्तर पर होता है और सभी गतिविधियों की अनुमति कब तक होती है, तब तक होगी जब तक उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो। आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और ये महासागर, खुले समुद्र पर जो संयुक्त राष्ट्र संधि है, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, इसमें यहाँ पर BBNJ समझौता, इसमें 60 देशों द्वारा पुष्टि कर दी गई है और यह अब प्रभावी भी हो गया है। BBNJ जो समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए ये संधि है और इसे खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे 60 देशों द्वारा पुष्टि कर दी गई है और ये अब प्रभावी भी हो गया है। BBNJ समझौता 2023 के बारे में दिया गया है जो अनक्लोज है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभी समय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह जब कभी BBNJ समझौता लागू होगा तो अनक्लोज के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा। जब इसके अंतर्गत समझौता होता है तो अनक्लोज के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा और जो दो अन्य समझौते होंगे वो ये दिए गए हैं। अनक्लोज के भाग इसमें 11 के कार्यान्वयन से संबंधित है जो 1994 का समझौता है और एक है 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता। इसका उद्देश्य जो होगा वर्तमान एवं दीर्घ अवधि में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जो भी अधिकार क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है उसमें समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और संधारणीय, जो भी अधिकार क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है उसका संरक्षण किया जाएगा और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। भारत की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसमें शामिल होगा और इसे 60 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 120 दिन बाद ये लागू होना अनिवार्य है। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किया है लेकिन अभी इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। भारत ने इसमें हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन ये नहीं बोला कि हमारी तरफ से ये फाइनल हो गया है। जो देश अनक्लोज के सदस्य नहीं है वे भी BBNJ समझौते में शामिल हो सकते हैं। जो अनक्लोज एक संधि होती है इसमें ये समुद्री समझौते होते हैं उनसे संबंधित ही ये काम करती है। BBNJ में अगर इसके सदस्य नहीं है तो BBNJ में शामिल हो सकते हैं। संधि के जो प्रमुख स्तंभ होंगे ये समुद्री संरक्षित क्षेत्र किया जाएगा और समुद्री आनुवांशिक संसाधन इसमें शामिल होंगे। क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का इसमें हस्तांतरण भी किया जाएगा। पर्यावरणीय जो प्रभाव का आकलन किया जाएगा कि EIA जो EIA है इसका जो पर्यावरणीय आकलन होता है इसमें जैसे कोई परियोजना है, अब परियोजना जो भी वहाँ पर रहने वाले समुदाय होते हैं उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर परियोजना निकल कर जा रही है तो पूछा जाएगा कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, नेगेटिव कौन से पड़ रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव कितने पड़ रहे हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं तो वहाँ पर उस परियोजना को नहीं निकाला जाता है। तो वही होता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाएगा। संधि के अपवाद भी हैं। यह संधि किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान, नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं होगी। ये संधि किसी युद्धपोत पर, सैन्य विमान और नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं होगी। इसमें यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये इस पर लागू होगी। यह मत्स्य और उससे संबंधित गतिविधियां जो भी होंगी एक तो युद्धपोत, सैन्य विमान और नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं होगी और जो मत्स्यन या उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं उस पर भी लागू नहीं होगी। इसमें समुद्री आनुवांशिक संसाधन, उनकी डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से संबंधित दायित्व किसी पक्ष की जो सैन्य गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे। इस पर भी ये लागू नहीं होगी। जिनमें सरकारी पोतों या विमानों द्वारा की जाने वाली गैर व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल होती हैं। हालांकि ये दायित्व सदस्य देशों की गैर सैन्य गतिविधियों पर लागू होंगे। अनक्लोज के बारे में देखते हैं इन्हें, जिसे प्राय
महासागरों का संविधान भी कहा जाता है। इसे अनक्लोज को महासागरों का संविधान भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय है और समुद्रों और महासागरों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली ये प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 1982 में अपनाया गया था और 1994 में इसको लागू भी कर दिया गया था। इसमें भारत सहित देशों की बात करें तो 171 देश हैं। इसका अनुसमर्थन किया गया है भारत के द्वारा, लेकिन BBNJ का अनुसमर्थन नहीं किया है भारत के द्वारा, हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में 20 सितंबर 2025 को किर्गिस्तान ने इसका अनुसमर्थन कर दिया गया है। पूछा जा सकता है 20 सितंबर 2025 को इनमें से किस देश के द्वारा अनुसमर्थन किया गया है, तो किर्गिस्तान के द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया है। समुद्री क्षेत्र की बात करें, जो प्रादेशिक समुद्र है इसकी आधार रेखा से ये 12 समुद्री मील तक होता है तटीय राज्य की पूर्ण संप्रभुता। इसमें यहाँ पर बताया गया कि ये 12 नॉटिकल मील है और ये 12 नॉटिकल मील है जो प्रादेशिक समुद्र होता है और 12 नॉटिकल मील इसमें सन्निहित क्षेत्र होता है। इसमें ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ये यहाँ पर क्षेत्रफल ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। नॉटिकल मील जो होता है समुद्र की जो लंबाई होती है उसको नापा जाता है। इसमें 24 समुद्री मील तक होता है जो सन्निहित 12 तो ये हो जाएगा और 12 ये हो जाता है तो 24 हो जाएगा। इसमें सीमा शुल्क, आवर्जन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए प्रवर्तन अधिकार भी होते हैं। एक होता है जो यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, ये 200 समुद्री मील तक होता है और इसमें समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग के लिए संप्रभुत्व अधिकार भी शामिल होते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। उच्च समुद्र जो राष्ट्रीय अधिकार से परे का जो क्षेत्र होगा, नौवहन, उड़ान और मत्स्यन, इसमें अनुसंधान की स्वतंत्रता भी होती है। गहरे समुद्र तल पर खनन, जो गहरे समुद्र तल है उस पर खनन किया जाता है। मानव जाति की साझा विरासत इसको माना जाता है, जिसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जो गहरे समुद्र तल पर खनन किया जाएगा इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसमें विवाद निवारण की बात करें तो जो विवाद निवारण होगा ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण है। इसके तंत्रों की स्थापना की गई है जिससे समुद्री विवादों का समाधान किया जा सकता है इस संधि के अंतर्गत। इसमें इस संधि के अंतर्गत ही जो अनक्लोज है इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण जैसे तंत्रों की स्थापना की गई है। जो भी समुद्र से रिलेटेड विवाद होते हैं उनका समाधान किया जा सके। इसमें आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन है। इसमें 15वें सम्मेलन जो COP 15 है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा थीम रही। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा थीम के साथ इसको आयोजित किया गया। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 15वां सम्मेलन COP 15 विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। जो रामसर अभिसमय है आर्द्र भूमियों पर अभिसमय, भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में और इसमें अभी तक कितने हैं 172 सदस्य देश शामिल हैं और ये एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उनका उपयोग करने से संबंधित है। विवेकपूर्ण का जो अर्थ होता है ये संधारण या विकास के संदर्भ में, जैसे पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी चरित्र को बनाए रखना है। ये 1971 में ईरान के रामसर में अपनाई गई थी। 1972 में ये प्रभाव में आई थी और 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। 172 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ये अनुबंधित पक्षकारों के उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय योजनाओं, विधायी उपायों और प्रबंधन कार्रवाइयों और जन जागरूकता के माध्यम से विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। रामसर अभिसमय, इसमें रामसर जो सूची है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क भी है। इसमें सूची में जो शामिल वेटलैंड्स होते हैं राष्ट्रीय स्तर की नई मान्यता मिलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए महत्वपूर्ण इनको माना जाता है और इसमें सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला जो देश होगा वो यूनाइटेड किंगडम है, जहां पर जिस देश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है वो है यूनाइटेड किंगडम और सबसे बड़ा रामसर स्थल है रियो नेग्रो ब्राज़ील में स्थित है। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रियो नेग्रो ये ब्राज़ील में स्थित है और जो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला देश है वो है यूनाइटेड किंगडम। भारत की बात करें तो 96 है, एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, जिसे मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड भी बोला जाता है, ये उन रामसर आर्द्र भूमियों की सूची होती है
इसमें रामसर आर्द्र भूमियों की ये सूची होगी जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी परिवर्तन का ये सामना कर रहे हैं उनको, उन आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया जाता है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण है। ये भारत में कितनी हो गई है? 96 हो गई है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। भारत में स्थल जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। ओडिशा की चिल्का झील को सफल संरक्षण प्रयासों के बाद इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसमें यहाँ पर जो चिल्का झील है इसको सफल संरक्षण प्रयास हो गया था, इसको संरक्षण मिल गया था तो रिकॉर्ड से इसको हटा दिया गया था। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन जो WCA है एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने वाले शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त होता है। 2015 में उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन ये COP12 हुई थी। इसमें 2015 में उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन के COP12 में अनुमोदित किया गया था और 6 वर्षों के लिए इसमें मान्य 6 मानदंडों को पूरा करने पर नवीकरण भी किया जाता है। COP15 के अन्य आउटकम्स, इसमें आउटकम्स या पहल की बात की गई है। विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र को अपनाया गया इसमें, और 5वीं जो रणनीति की योजना है 2025 से 30 तक की है। भारत परमार रामसर क्षेत्रीय स्थल रणनीतिक योजना 2025 से 2030 तक का इसमें शुभारंभ भी किया गया। इसमें भारत परमार रामसर क्षेत्रीय पहल, इसका उद्देश्य रामसर कन्वेंशन की रणनीतिक योजनाओं में कार्यान्वयन समर्थन देना है। इसका सचिवालय IUCN है। IUCN के बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस जो ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा भी ये समर्थित है। ब्रिज कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया, फ्रेश वाटर चैलेंज का भी शुभारंभ किया गया और इसमें वैश्विक जलीय पक्षी अनुमान साझेदारी जो GWEP है इसकी भी स्थापना का समर्थन किया गया। भारत का योगदान इसमें क्या रहा है? जैसे कि जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ के अनुरूप भारत द्वारा आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मिशन लाइफ के अनुरूप है और इसे स्वीकार करके पारित कर दिया गया है। जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ से पहले भी सवाल पूछे गए हैं कि इसको कब दिया गया था और किसके द्वारा, भारत ने दिया था। ये पर्यावरण हितैषी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। 2025 से 2028 त्रैवार्षिक अवधि के लिए ये दक्षिण एशिया के प्रतिनिधि के रूप में भारत को स्थायी समिति का सदस्य भी चुना गया। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी ये एक्रीडिटेशन से सम्मानित किया गया। इंदौर और उदयपुर को, इंदौर ये सिरपुर झील ये रामसर स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है को विशाल संख्या में जल पक्षियों को आश्रय देने के लिए मान्यता मिली है और इसे एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। उदयपुर ये शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमि जो पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है।